अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम की शुरुआत मैं करूँगी एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ से जो इंटरनेट पे वायरल थी, और वो ये थी कि पूरा गांव एक बच्चे को ढूंढने में मसरूफ़ था। 10 घंटे तक वो बच्चे को ढूंढते रहे, परेशान हो गए, हलकान हो गए उसकी अम्मा। लेकिन 10 घंटे बाद वो बच्चा इस तरह क्यूट पिक्चर है, ये देखे ज़रा आप, सोते हुए नज़र आया 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी के ऊपर। अब आप सोचिए 2 साल का बच्चा है ये, 2 साल का बच्चा चलते 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 पहुंच गया 3 किलोमीटर दूर और थक के चूर होके सो गया। और फिर ये मिला गांव वालों को। इतनी क्यूट वीडियो है ये। ये वीडियो देखने के बाद तो कुछ इसी तरह का शो बनता है, और वो शो क्या है अब मैं आपको बताऊं। इस स्टोरी के पीछे क्या हुआ होगा। बच्चा गुमा होगा, सारे लोग मिलकर अम्मा को पकड़ के बैठ गए होंगे, तुम्हारी लापरवाही की वजह से, तुम ख्याल नहीं रखती हो, तुम्हारी वजह से बच्चा गुमा है। कोई भी एक शख्स बाप को नहीं बोल रहा होगा, सब माँ को ही जिम्मेदार ठहरा रहे होंगे। और वैसे मुझे इतनी मर्दों से शिकायतें नहीं होती हैं, मतलब बहुत सारी गलतियाँ ख़वातीन की भी होती हैं, मर्द हजरात की भी होती हैं, लेकिन मुझे एक शिकायत है ये आदमी लोगों से। उसकी रीज़न ये है कि अगर वही बच्चा नाम कमाए, अच्छे नंबर लेकर आए, कोई अच्छी आदत हो, कोई तारीफ़ करे, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, लेकिन अगर कोई भी उसकी बुराई करे कि बहुत बिगड़ गया आपका बच्चा या तमीज़ नहीं है इसको, तो फ़ौरन तोपों का रुख हो जाता है माँ की तरफ। तुमने सही तरबियत नहीं की इसकी, देखा कैसे ज़बान चला रहा है, तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। तुम ख्याल नहीं रखती, देखो कितना सूखा हो गया, तुम खिलाती नहीं हो, फेल हो गया, तुम पढ़ाती नहीं हो। यार ये ज़्यादती है, ये सही बात नहीं है। क्योंकि बच्चे की जो परवरिश है, बच्चे की जो जिम्मेदारी है, वो सिर्फ माँ के ऊपर नहीं है, उतनी ही बराबर वो बाप के ऊपर भी है। अक्सर आपने घरों में देखा होगा माएँ बच्चों को पढ़ा रही हैं। बहुत कम घराने ऐसे हैं जहाँ चीज़ें बटी हुई हैं। मैंने ऐसे भी घराने देखे हैं जहाँ उर्दू में अगर दादी अच्छी हैं तो दादी की जिम्मेदारी उर्दू पढ़ाना है, मैथ्स में अगर दादा अच्छे हैं तो जो मैथ्स है सब्जेक्ट वो दादा पढ़ा रहे हैं। अच्छा भाई, सोशल स्टडीज़ में अम्मा अच्छी हैं या अब्बा किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो मिलकर पूरा घराना जो है वो एक ज़िम्मेदारी उठा रहा है पढ़ाई की। लेकिन अक्सर घरानों में ये ज़्यादती देखी जाती है कि औरत के ऊपर ही सारा बर्डन डाल दिया। बर्डन क्या आप कहेंगे, अगर आपने एक अच्छा बच्चा पालना है तो उसके लिए पार्टिसिपेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए। पर हमारा कल्चर कुछ ऐसा बन चुका है कि सारी तोपों का रुख अगर बुराई में है तो अम्मा की तरफ हो जाती है। तो आज हम इस बात पर रोशनी डाल रहे हैं कि शायद हमारे अम्मा अब्बा या उनके अम्मा अब्बा, उनमें ये बात नहीं बैठ कर की गई हो सर जोड़ के कि भाई बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं, बाप की भी है। बाप समझता है कि वो पैसे कमा के लाके दे देगा तो उसका फ़र्ज़ जो है वो निभ गया। उसने जो जिस फ़र्ज़ के लिए उसे अल्लाह ताला ने बाप बनाया है, वो पैसे कमाने से नहीं अदा होता। खाली बहुत कुछ करना पड़ता है। पार्टिसिपेशन बच्चे की परवरिश में प्रॉपरली चाहिए होती है। बल्कि कहीं मैं पढ़ रही थी कि स्पेशली बेटे जो हैं उनको आप नसीहतें करके नहीं सिखा सकते। बेटे अपने बाप को फॉलो करते हैं, वो जो देखते हैं, जो उनको नज़र आता है वो ऑब्जॉर्व करते जाते हैं। चाहे माँ बैठ के उसको कितनी नसीहतें करे कि गुस्सा नहीं करना, बदतमीज़ी नहीं करना, नहीं 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 नहीं, वो अपने बाप का फ़ोटोकॉपी होता है। और जाने अनजाने में जो भी बाप घर में जिस तरह का रवैया रख रहा होता है वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है, और कुछ अरसे बाद बाप को अपना अक्स नज़र आने लगता है औलाद में। तो आज बेसिकली हम इस टॉपिक के ऊपर एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि माँ और बाप दोनों की, इट्स अ टीम वर्क, दोनों की जिम्मेदारी है, ये एक मिशन है, ये काम है। आप कहते हैं ना, आप ज़िंदगी में आए हैं, आपका एम है, आपके ख्वाब हैं, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है। एक्चुअली आप ज़िंदगी इस दुनिया में आए हैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करके उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। ये आपका ज़िंदगी का मोटिव और एम होना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये तो एक छोटा सा टीज़र और प्रोमो था। पूरा प्रोग्राम बेसिकली इसी पे बेस करता है कि बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी दोनों मियाँ बीवी, दोनों माँ बाप की है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हमने डिस्कशन करनी है कि भाई, बल्कि डिस्कशन क्या करनी है, आपको कन्विंस करना है, आपको समझाना है कि बेसिकली बच्चों की परवरिश सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं बल्कि बाप का भी उतना ही किरदार है। और बल्कि हमारे यहाँ एक कल्चर का अच्छा हिस्सा ये है कि माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, वो जो बुज़ुर्ग हैं हमारे घर के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं कुछ घरों में बच्चों की परवरिश को लेके। और वो बहुत पुख्ता मेमोरीज़ हैं हमारी। अगर हमारी नानी या दादी ने हमें कोई आयतें सूरतें याद कराई हैं तो वो आज तक हमारे मेमोराइज़ हुई हैं दिमाग में। सो हमारे इस पैनल में जो सब मिलकर आपको कन्विंस करके ये बावर कराएंगे कि बेसिकली बच्चों की परवरिश दोनों मियाँ बीवी की जिम्मेदारी। हमारे साथ आज गज़ल सिद्दीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच हमें बुलाने का। हाँ, थैंक यू सो मच आने का। फिर हमारे साथ है सरवत, जो कि हमें, मुझे लगता है ये लॉयर होनी चाहिए बच्चों की तरफ से। बच्चों की हकूक पे बात करने के लिए सरवत गिलानी हमारे साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतने अच्छे टॉपिक्स जब लेती हैं तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट वो होती है। मुझे लगता है कि वो आप फिट होती हैं अंगूठी में नगीने की तरह। और हारून शाहिद हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। ये भी ना ज़रा मैं देख रही होती हूँ कि अक्सर बच्चे इनके साथ साथ नज़र आ रहे होते हैं, कभी कभार काम पे भी होते हैं तो साथ साथ। बिल्कुल। सो वो होता है ना कि कभी कभार मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा है, जब बच्चे छोटे भी होते हैं, बेगम ने साड़ी, एक मिसाल दे रही हूँ, बेगम ने साड़ी पहनी है शादी में, तो वो कहते हैं बच्चे को मेरे गोद में नहीं पकड़ाना। बेगम कहती है भाई मैं साड़ी का पल्लू संभालूँ या वो ज़रा मुश्किल है बच्चा उठाना। नहीं भाई, सारे ख़ानदान वाले हंसेंगे, मुझे नहीं पकड़ाना शादी में। तुमने साड़ी पहनी है, खुद ही तुम वो करो, अपने बच्चे को खुद पकड़ो। सही बात। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑब्ज़र्व हमारे माशरे में की गई हैं कि बच्चे को अगर बाप खाना खिला रहा है कहीं और देख लिया तो उसको लान तान की जाती है, बच्चा संभाल रहा है, बीवी कहीं शॉपिंग पे चली गई या बीवी जॉब पे चली गई। सो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं अपने इर्द गिर्द, ऐसा हुआ है। आप लोगों की ऑब्जर्वेशन है? मेरा ये ख्याल है कि हमें भी या हमारे पेरेंट्स को भी ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोगों ने बाकायदा पेरेंटिंग सीखी नहीं है, हमें नहीं आता है। हम गलतियां करते हैं, उसके बाद फिर हमें एहसास होता है कि नहीं, अब ये गलती दूसरे बच्चे में नहीं दोहरानी। तो जब दूसरा बच्चा होता है तो उसको थोड़ा सा हम पैम्पर कम करते हैं। अगर एक बच्चे को हमने कुछ स्पॉइल कर लिया कि नहीं जो मर्ज़ी है बस वही खिलाएं, तो दूसरे में एहसास होता है। तो इस तरह से हम गलतियां करते जाते हैं और सीखते जाते हैं। हाँ। तो अभी तक हमारे सोसाइटी में या हमारे मुल्क, स्पेशली जो हमारे जो कंट्रीज़ हैं साउथ एशियन, वहाँ और मेरे ख्याल है बाहर भी जो है वो कम्प्लीटली पेरेंटिंग हर पेरेंट को आती ही नहीं है। हाँ। तो हम सभी इसी तरह से हमारी गलतियां कर प्रॉब्लम्स करके काफ़ी अलग है साउथ एशिया की, और वेस्ट की प्रॉब्लम्स काफ़ी ही मुख्तलिफ अलग है। है ऑब्वियसली। हाँ, बट अगेन आई थिंक वही बात है कि इस पर बात जिस तरह आज आपने ये टॉपिक कर रहे हैं, हम जनरली कहीं भी ये सुनते ही नहीं है कि पेरेंटिंग के ऊपर, या फॉर इंस्टेंस मैं बात करूँ कि कभी खुतबे पे चले जाएं, नमाज पे भी चले जाएं, वहाँ भी कभी ये टॉपिक नहीं हमने सुना। हाँ। सो वो जनरली हमारे शायद एम्फेसिस ही नहीं है इसके ऊपर, और शायद यही समझा जाता है कि यार वो जैसे चला आ रहा है वैसे ही चले, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो। और ऐसे ही है। एंड आई फील दैट पेरेंटिंग, नाम है पेरेंटिंग, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो माँ, उसकी तरबियत, उसका टाइम, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरेंटिंग। सो आई थिंक पेरेंटिंग को जब तक हम दो लोगों का काम नहीं समझेंगे, एक इंसान दो लोगों का काम नहीं कर सकता। और अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे लगता है कि निदा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप ऐसे टॉपिक्स पे बात कर रही हैं जो बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने कहा कि जनरल आवाम में ऐसी बातें नहीं होती, दीज आर नॉट डाइनिंग टेबल कॉन्वर्जेशंस। हमेशा माँ एंड में आके खाने के लिए बैठती जब दावत ख़त्म हो चुकी होती है। इट्स अ कल्चरल थिंग। जैसे गज़ल ने कहा कि हमारी सोसाइटी में पेरेंटिंग को एक माँ की तरबियत के वर्ड के अंदर ले लिया जाता है, जबकि पेरेंटिंग, बोथ पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक माँ की तरबियत, उसकी केयर गिविंग, उसका होलसमनेस, बच्चे की इमोशनल बीइंग को कैसे सपोर्ट करता है, उसको अपब्रिंगिंग में हेल्प करता है,
और एक बाप का किरदार उसकी इंटेलेक्ट को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी विल को, उसके कैरेक्टर को, उसके ऑनर को, ये दो बहुत मुख्तलिफ मेन्यूज़ हैं ऑफ अ पर्सनालिटी, और ये एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। हाँ। और उसमें अगर आप देखें ना कि अगर एक ने अपना रोल प्ले किया, और जबकि हमारे माशरे में औरत पर कितना बोझ होता है, ऐसे ही। वो पूरी फैमिली का ख्याल रखती है, अपने बच्चों का नहीं, अपनी सास ससुर नंद जो भी आ रहे होते हैं मेहमान, उस सब की खानादारी जो कहते हैं ना, वो सिर्फ औरत की जिम्मेदारी होती है। तो अगर बाप ने अपना रोल अलग से निकाल दिया, जैसे सरवत ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस है, बहुत इंटेलेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें जो आप बाप से सीखते हैं, तो फिर अगर बच्चे में कोई कमी रह जाती है तो सारा इल्ज़ाम भी फिर माँ पे डाल दिया जाता ऐसे है। ही। वो मतलब ये अस्यूम कर दिया जाता है कि सब कुछ माँ सिखा सकती है, सब कुछ नहीं सिखा सकती। बाप बहुत सारी चीज़ें बाप सिखा सकता है बच्चे को। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे खतूत आए हैं खवातीन, बहुत सारे पेरेंट्स के इसी टॉपिक को बेस करते हुए। सो हम क्यों ना, ताकि जो कैमरे के पीछे उस वक्त लोग देख रहे हैं हमें, उनके दिमाग में जो सवाल होंगे वो बेसिकली अगर हमें वो सवाल ही मिल जाएंगे तो हम बहुत अच्छे से उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हम खतूत से शुरू करते हैं। जो जिन जिन घरों में जो सोचें हैं, हम सोचों को आहिस्ता आहिस्ता तब्दील कर पाएंगे। हम एकदम एक शो के ज़रिए तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनबिल्ट हुई हुई है। आपके आबाओ अजदाद से आपको जायदाद अगर नहीं मिली तो कम से कम ये सोचें, और ये चीज़ें मिली हैं जो कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें अनलर्न करना है। जो ज़रूरी- मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कह दिया वो सारी बातें सही हैं। बिल्कुल ऐसे। वो कभी कभार ऐसी बातें चलती आ रही हैं जो कि इस जनरेशन के साथ अब हमें अनलर्न करने की ज़रूरत है, अच्छी जनरेशन को पालने के लिए, उनको परवान चढ़ाने के लिए। तो आइए खतूत से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपनी वाइफ से ये शिकायत है कि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हर छोटी बात पर डांट देती हैं, जिससे बच्चे डर जाते हैं और खुल के बात नहीं करते। लाख समझाने पे भी मेरी बीवी की समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, मुझे बताएं। ये हर घर का मसला है। यस, कैन आई स्टार्ट विद दैट? श्योर। यू नो, जैसे उन्होंने कहा कि वो बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट रहता है। होता क्या है कि माँ जो है वो सुबह से लेके शाम रात तक एक बच्चे के पीछे होती है कि पढ़ाई करनी है, स्केड्यूल पे कायम रहना है, एक्स्ट्रा खाना खाना करिकुलर है, है, खाना खाना नहीं खाना है, फिर अच्छे होमवर्क grades करना लाने है, अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। सो ये सारी चीज़ें जब तक वो कर रही होती है और बच्चा रेजिस्ट कर रहा होता है, कॉन्स्टेंट रेजिस्टिंग है, तो ऑब्वियसली एट सम पॉइंट माँ का भी जो एक थ्रेशोल्ड है वो गिव अप कर जाता है। उस टाइम पे आते हैं साहब घर वापस। तो जब वो घर आते हैं तो वो आइस जो होती है, टिप ऑफ द आइसबर्ग, सिर्फ वो देख पाते हैं। वो नहीं देख पाते जो पूरा दिन माँ ने Process स्ट्रगल होता की है। होती है। पूरा प्रोसेस में। सो अगर बाप घर पे रहे और वो ये करे कि बच्चों को आप स्केड्यूल पे करें और वो जॉब अडॉप्ट कर ले जो माँ ने की है, तो यकीन माने माँ अगर 6 घंटे बाद उसका फ्यूज़ होता है, बाप का 6 मिनट में हो जाएगा। सो पहले तो आप अपनी बीवी को अप्रिशिएट करें हाँ, कि तुमने इतनी अच्छी मेहनत से, यू हैड अ टफ डे, बच्चे इजी नहीं हैं, और बच्चों का ये देखना कि बाप उससे एग्री कर रहा है, उसकी जो सेंसिबिलिटी है उसको अप्रिशिएट कर रहा है, तो शायद बच्चा ज़्यादा सुनेगा भी माँ को। क्योंकि दो लोग हो गए ना, एक टीम हो गई। एग्जैक्टली जब वो देखेंगे कि अब्बा तो अम्मा को ही सुना रहे हैं, बिल्कुल, तो वो टूट जाएगी। एडवांटेज लेते हैं बच्चे कि अम्मी को अब्बा भी ऐसे ट्रीट करते हैं, हम पूरा दिन भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे, बिकॉज अब्बा ऐसे ही ट्रीट करते हैं। और बच्चे स्पंज होते हैं, जैसे वो देखते हैं वो वैसे ही परफॉर्म करते हैं। सो आई वुड थिंक दैट जब आप घर आएँ तो सबसे पहले तो आप अपनी बीवी को पैम्पर करें और उसको एम्ब्रेस करें और उसको इनकरेज करें, और बच्चों के सामने उसे कहें कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कि आप इस पूरे दिन के साथ गुजर गई और आप ठीक हैं। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी पेरेंटिंग में फहद या आप कौन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है?
आई एम द बैड कॉप। अच्छा। और निदा हर घर में हाँ। माँ जो है वो बैड कॉप है, ठीक है। इट्स अदर वे हियर। इट्स द अदर वे अराउंड। हाँ, आई मीन मोस्टली घरों में है, बट वही है, वन हैज टू बी अ गुड कॉप, वन हैज टू बी अ बैड कॉप। ये तो हम शुरुआत से ही सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल। कि- तो जो माँ स्ट्रिक्ट है तो बाप गुड कॉप है, बाप स्ट्रिक्ट है तो माँ गुड कॉप है। अच्छा, मेरे अम्मी अब्बू के बीच में वो लोग चेंज करते थे अपनी अपनी ड्यूटीज। कभी अम्मा गुड कॉप होती थी, कभी अब्बा ऐसे ही- गुड कॉप। ऐसे ही चलता। वो ऐसा हमें फिक्स नहीं रहा कि दोनों में से कोई एक फिक्स हो जाए। बिल्कुल। तो आई डोंट नो वो कैसे अपनी टीम का जो काम है वो तब्दील कर रहे होते थे बड़े बैलेंस तरीके से। हम दोनों से डरते थे। निदा इसलिए भी शायद क्योंकि वो खुद कॉन्वर्जेशन करते होंगे बैठ हाँ, के। हाँ, शायद। यू नो बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस बच्चों के सामने ना बात करें, क्योंकि वो हमेशा इमोशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें कि देखो, जब मैं कह रही हूँ कि होमवर्क करें और वो तुम्हारे पास आएंगे कि हमें नहीं करना, तुम्हें ये कहना है कि नहीं, जो मम्मी कहेंगी वो सुनना है। एग्जैक्टली। तो वो जब बाप नहीं करेगा तो बच्चे को चांस मिलेगा कि वो इमोशनल डिसबैलेंस के साथ गेम खेले। खेलते हैं बच्चे। वो गेम खेलते हैं। आप बताएं भाई, आपके घर में कौन स्ट्रिक्ट है ज्यादा? और इसमें एक और भी मतलब आप देखें ना, इतना सिंपल भी नहीं है कि अभी तो हम बच्चे कह रहे हैं, यहाँ पे और टेक्निकलिटीज तब आ जाती हैं कि यार एक बेटा एक बेटी है। अब उन दोनों को डील करने के लिए आपको एक लड़के से किस तरह उसको मैनेज करना सही है, बात। एक बेटी को किस तरह मैनेज करना है, दोनों ही शायद शैतानियाँ कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो दोनों मैनेज को करने का तरीक़ेकार है। ये जो बात आप लोग कर रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स बात है कि वो और खातून जो है वो कह तो बड़े आराम से वो रहे हैं कि यार वो ऑल्दो आई फील कि देखें जो बेचारा बंदा भी बाहर से जो सारा दिन आ रहा है, पता नहीं वो क्या क्या झेल के आ रहा है, वो क्या क्या देख के आ रहा है, कितने उसके लिए कितने मसले हैं। वो घर पे आ रहा है तो वो आगे देख रहा है कि अच्छा यार एक नया मसला खड़ा हुआ है। बट देन अगेन दिस इज़ लाइफ एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट, और आपको ये तो फेस करना पड़ेगा यार। हाँ। और फिर वही वाली बात है यार, फिर नहीं कर सकते थे ये सब कुछ तो बच्चे पैदा क्यों किया? सो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आपने ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हैविंग अगेन वही वाली बात कि ये जब मैं अपने घर में देखता हूँ तो वो बेटे को एक अलग तरीके से मैनेज करना पड़ता है, बेटी को एक अलग तरीके से करना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, और ये इतनी आसान बात नहीं है। और एंड आई एग्री कि वो खातून जो है वो क्योंकि वो घर पे हैं ज़्यादा, इवन दो माय वाइफ इज़ अ वर्किंग वाइफ, जिससे आप लोग सब वर्किंग है, सो आप लोगों के लिए तो और मुश्किल है यार। सो वो सब कुछ उसके बाद मैनेज करना, उसके बाद अगर वो चीख पड़ी है या शी इज़ लॉस्ट इट, तो वो इट्स वेरी नेचुरल, आप कभी खुद करके देखें। यू नो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब एक आदमी घर आता है तो उसका भी थ्रेशोल्ड काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका होता है। दैट इज़ द पॉइंट जहाँ अगर आप एज अ कपल कम्युनिकेट कर पाते हैं तो वो आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। जैसे अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन फहद कम्स होम, आई एम एबल टू गिव ओनली 10% and he will have to come up to the 90%. Sometimes when जब वो थके हुए आ रहे हैं और वो शायद 5% कर पा रहे हैं, तो मुझे अपना 95% देना होता है। ये तभी आएगा जब एज अ कपल आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन है, जहाँ आप देख के कह सकते हैं कि भाई आज इसका मूड ठीक नहीं है, आज ये थके हुए हैं, तो मैं अपने above and beyond जाऊंगी to compensate for a better environment of the house. और है वो एट द एंड ऑफ द डे वो टीम वर्क है। It is a team. और एक चीज़ और भी है कि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं बच्चों की, आप देखें कि हमारी सोसाइटी में बहुत कम ऐसे घर होंगे जिनके घर में एक बच्चा या दो बच्चे होंगे। 6-6, 7-7, 8-8 माशाल्लाह बच्चे होते हैं। आप एक औरत को देखें कि उसकी मल्टीटास्किंग की जो एक एबिलिटी है वो कितनी अच्छी है कि वो 8 बच्चों को हैंडल कर रही है एक साथ, अपने घर को हैंडल कर रही है, सब चीज़ों को हैंडल कर रही है। और उसमें बेटी और जैसे बेटे को कहा, उन दोनों की तरबियत के कुछ होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हमें उस तरह से हैंडल करना पड़ता है। तो इसी तरह से एक बच्चा जो है, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे बच्चे आपकी बात को कम्युनिकेट सही तरह से हो रही है उसके साथ। कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा, जिसको हम प्रॉब्लम चाइल्ड कहते हैं बेसिकली, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जिनको हम लेबल कर लेते हैं कि ये तो मानता ही नहीं है, तो ज़िद्दी बच्चा है, तो गंदा बच्चा है, तो माँ की बिल्कुल परवाह नहीं करता, ये देखो ये मेरी बेटी कितनी अच्छी है, मेरा वो बेटा देखो वो भी पढ़ रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे हो।
तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, जिसका एक माँ या एक बाप ख्याल नहीं रखता है, वो छोटी छोटी चीज़ें जब बड़ी हो जाती हैं, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो हम और आप सब पैदा होते हैं, और हम और आप फिर अपने स्पाउसेस के साथ भी उन्हीं चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं। तो छोटी छोटी जो कंपैरिजंस होते हैं, छोटी छोटी चीज़, तरबियत की जो माँ होती है ना, माँ और बाप को बड़ा पेशेंस से रहना पड़ता है। जैसे आपने कहा ना कि बच्चों को जब आप लेकर आते हैं, दैट्स ट्रू, अगर आप बच्चों को हम अपनी मर्ज़ी से लेकर आ रहे हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ भी बनती हैं कि हम उनको उसी तरह से उन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। नहीं रखेंगे तो फिर हमारी सोसाइटी में हम देखें, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहाँ पर हम सोचते हैं कि यार ये क्राइम क्यों हो रहा है, ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, ये वैसे क्यों हो रहा है। अगर आप दो बच्चों को पालते वक्त ही सिर्फ आप ये कहेंगे कि ये मेरा बेटा देखो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है और ये निकम्मा बेकार रोटियां तोड़ रहा है, अब वो जो रोटियां तोड़ रहा है वो सोचते 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 वो पाइलअप होती होती वो क्राइम की तरफ जाएगा और सोचेगा कि जो अल्टीमेट गोल है मेरी माँ का पैसा घर में आना, किसी न किसी मीन से वो बाय हुक और बाय क्रुक पैसा लेकर आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें जो बचपन में हम ख्याल नहीं करते हैं, जैसे कंपैरिजन बहुत एक ख़तरनाक चीज़ होती है बच्चों में, वो बड़े होके फिर हमारी सोसाइटी को उसी तरह से डेवलप करते हैं। गजल एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। और आज का टॉपिक दोबारा से बता दूं, ये है कि पेरेंटिंग सिर्फ माँ का काम नहीं बल्कि बाप का भी उसमें पूरा अमल दखल होना चाहिए, बल्कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए, जो कभी कभार वो दस्तबरदार हो जाता है उससे। छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेरेंटिंग यानी बच्चों की परवरिश, उनको परवान चढ़ाना सिर्फ माँ का काम नहीं, बाप का भी है। बहुत सारे बाप बैठे होंगे कि हाँ कमा के तो हम ही लाते हैं। भाई ये कमाई की बात तो हो ही नहीं रही, उनको खिलाने पिलाने पढ़ाने की बात नहीं हो रही, उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की बात हम कर रहे हैं। छोटी सी बात शेयर करूँगी, अभी मुझे याद आई कि हस्बैंड की तरबियत के हवाले से, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो ज़ाहिर है मैं शोबिस में होती थी, वॉइस ओवर्स वगैरह करती थी सब। तो एक दिन जो है छोटा सा था, रात को जो है वो रोया, तो माँ जो है वो ज़ाहिर है मैं इसको नर्स भी करती थी तो बेजार भी हो जाता है समटाइम्स, तो मैंने यूँ दरवाजे पे ना दीवार पे मैंने यूँ किया, बस इतना किया कि बच्चा जो है वो आवाज़ से डरता है ना, तो मेरा इंटेंशन ही ये था कि थोड़ा सा आवाज़ सुनेगा सो जाएगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे उस दिन एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया। उसने कहा देखो तुम एक रात की सिर्फ नींद के लिए तुमने उस बच्चे को, जो कि अभी उसका माइंड डेवलप हो रहा है, तुमने उसको आवाज़ के ज़रिए उसको डराने की कोशिश की है। अब तुम सोचो कि ये आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड में रहेगा और आगे चल के वो डरेगा। मैंने जो बताया था ना आपको कि जो प्लेन्स आते थे डिफेंस डे पे, बहुत तेज़ आवाज़ों के साथ, मेरा बच्चा आवाज़ से डरने लगा था। हो सकता है कि मेरी वो छोटी सी गलती जो है वो बच्चे को उसके अंदर वो आवाज़ का खौफ पैदा कर दिया। ये तो हम कितना आम करते रहे हैं। बुढ़ा बाबा आ गया, बुढ़ा बाबा का सोचो बुढ़ा बाबा। ठीक है, अब मैं अपने आप को समझती हूँ सो कॉल्ड मैं बहुत अच्छी माँ हूँ ये, लेकिन हमसे ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं कि वो जब डिफेंस डे पे जब प्लेन्स आते थे और मेरा टेरेस होता था ओपन, मैंने पहले भी बताया था कि वो आवाज़ से डर जाता था और वो आके चिपक जाता था मुझे। जैसे वो प्लेन आती थी वो शोर ज़ोर की आवाज़ से, मैंने सोचा यार ये तो बड़ा, मैंने मतलब किसी भी वजह से मेरी गलती की वजह से भी हो सकता है कि इसमें डर आ गया है। फिर मैंने क्या किया कि छोटे छोटे गिफ्ट्स जो मैंने बताए थे कि मैंने डिफरेंट जगहों पे वो गिफ्ट्स छुपा लिए अपने टेरेस में, और मैंने कहा कि ये जो प्लेन्स आते हैं ना ये बच्चों को ढूंढने आते हैं, जो अच्छे अच्छे प्यारे बच्चे होते हैं ना जिन घरों में, उनके लिए वो फेंक अपने वो गिफ्ट्स ऊपर से फेंकते हैं। तो वो आवाज़ जो है वो ख़तरनाक आवाज़, उसको मैंने चेंज किया एक अच्छी आवाज़ के ज़रिए। तो वो जैसे ही आती थी वो डर के फिर भागता था ढूंढने के लिए कि कोई गिफ्ट तो नहीं आया मेरे लिए, और जाता था पौधे के पीछे कहीं छुपा हुआ होता था कोई गिफ्ट, वो निकालता था और उस तरह से उसकी वो खौफ निकला। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं रियलाइज़ करते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। आजकल के बच्चे बूढ़े बाबे से नहीं डरते वैसे। आजकल के बच्चे कहते हैं कौन सा किधर है। मेरी 2.5 साल की बेटी है, उसको किसी नैनी ने बोला बुढ़ा बाबा आ जाएगा, तो मेरा दूसरा बेटा आके उसे कहता है बुढ़ा बाबा कांट वॉक, ही इज टू बुढ़ा। वो इतना बुढ़ा है कि वो तो वॉक भी नहीं कर सकता, वो तुम्हें क्यों डराएगा। बट हाँ, गजल ने बहुत अच्छे कहा कि यू कैन रिवर्स साइकोलॉजी। आप देखो मैं भी जब अंधेरे में बैठी होती हूँ ना तो मुझे और किसी चीज़ का खौफ नहीं होता अभी तक, लेकिन जो बचपन में मुझे वो डराया गया ना भूतों से, जिनों से, उससे, तो वो आज भी है, वो भी होता है। मैं तो बहुत डरपोक हूँ, उसका मतलब मुझे बहुत डर आया कि फितरत भी होती है, इंसान की नेचर भी होती है कि आपके 4 बच्चे अगर उसमें से कोई एक बहुत ब्रेव होगा, किसी चीज़ से नहीं डरेगा, वो फितरत भी है, नेचुरली भी होता है। हाँ भाई, अगला खत।
अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपने हस्बैंड की पेरेंटिंग से एक प्रॉब्लम है। वो बच्चों की हर बात फौरन मान लेते हैं। मैं मना भी करती रहती हूँ, लेकिन वो ठीक है बेटा कह देते हैं। इससे बच्चे हर अच्छी बुरी फरमाइश उनके पास लेकर जाते हैं। वही सो इम्पोर्टेंट, हम यही बात कर रहे थे कि दोनों पेरेंट्स का एक पेज पे होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज बच्चे जो हैं वो उसको बहुत अच्छे गेम फायदा बड़ा साइज अप करते हैं उस सिचुएशन बहुत को। ज़्यादा। एंड आई फील जैसे उन्होंने कहा कि मेरे शौहर की पेरेंटिंग, तो शौहर की पेरेंटिंग उनके पेरेंटिंग से आती है। सो इट्स द बॉन्ड दैट द फादर हैड विथ हिज मदर। तो वो बॉन्ड जो है वो उनकी रेस्ट ऑफ द लाइफ को डिटर्मिन करता है। एक बाप का बॉन्ड अपनी माँ से कैसा था, वो बाप कैसा बनेगा, वो उस चीज़ को डिटर्मिन करता है। अच्छा। बिल्कुल। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स, जैसे मैं बताती हूँ, अब एब्सेंट फादर्स जो होते हैं वो आप उनको एज अ फादर, उन बच्चों को जिनके बाप एब्सेंट रहे हैं वो एज अ फादर कैसे हैं आप वो नोट कीजिएगा, वर्सेस वो लोग जिनके फादर की बहुत प्रेजेंस रही है, मौजूद रहे हर वक्त। मौजूद रहे हैं, उनकी प्रेजेंस कैसी है अपने बच्चों के साथ, बिल्कुल दो स्टार्क पर्सनालिटीज़ होंगी। तो जो ट्रॉमा बॉन्डेड फादर्स होते हैं, यानी कि अ लॉट ऑफ टाइम्स हम देखते थे कि अम्मी नाराज़ हैं अब्बा से, तो अम्मी ने फुल दिल खोल के बुराइयां कर दी अब्बा की। अब वो तो एक दिन कर दी क्योंकि वो नाराज़ थी, अगले दिन वो ठीक हो गई, लेकिन बच्चे के दिल में वो फीलिंग्स जो हैं, वो गुस्सा जो है वो अपने बाप के लिए सेटल हो गया। और वो माँ ने इस तरह बॉन्ड किया कि तुम ही मेरे सेवियर हो। तो अब वो बच्चा सोचता है, और बच्चा बड़े होते हुए ये सोचता है कि मैं अपनी माँ को बचाऊंगा, और इसलिए वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं अपनी माँ को बचाऊंगा तो मैं जी हजूरी करूंगा, कि उनका गुस्सा है उसमें भी जी हजूरी, उनकी डिसअपॉइंटमेंट है उसमें भी जी हजूरी। सो अ लॉट ऑफ फादर्स जो अपने बच्चों को जी हजूरी करेंगे वो उस ट्रॉमा बॉन्ड का एक प्रोडक्ट होंगे। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स जब पेरेंट्स दोनों एक पेज पे नहीं होंगे, उन्होंने अपने ट्रॉमास को डिस्कस नहीं किया होगा, अपनी पेरेंटिंग को डिस्कस नहीं किया होगा, वो एक पेज पे कभी नहीं आएंगे। एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट, मैं ये कहती हूँ और बहुत दफ़ा कहती हूँ कि जब आप शादी के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ बैठ के अपने होने वाले स्पाउस से या उनके घर वालों से ये सारी बातें ज़रूर करें कि आप बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं या उनकी तरबियत के बारे में क्या सोचते हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि उनकी तरबियत और उनकी वैल्यू सिस्टम आपसे कितनी डिफरेंट है या आपकी कितनी एक जैसी है। अच्छा, ये वो तो घर कर सकते हैं जिनको इतना सेंस हो कि हम जिस घर में अपनी बच्ची दे रहे हैं उस घर में किस तरह की पेरेंटिंग है। लेकिन हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो है वो लोग अपनी बच्चियों की शादियों के लिए इतने डेस्परेट होते हैं, इतने परेशान होते हैं कि बस कोई रिश्ता आए बगैर ये जाने भी कि वो, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ बीमारियाँ होती हैं जिस स्क्रीनिंग होती है, थैलेसीमिया अगर किसी को माइनर है, तो अगर आपके बच्चे को माइनर है तो वो मिल के मेजर बन सकता है। हम वो चीज़ें भी रिवील नहीं करते हैं कि कहीं हमारी बच्ची का रिश्ता ख़राब ना हो जाए। तो ये चीज़ें हमें, इस तरह के डिस्कशंस जो है ना वो मेरे ख्याल होते रहने चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें हम आम घरों वही तक कह रही हूँ ना कि आज के प्रोग्राम से ही सब कुछ नहीं बदल जाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, समझो समंदर के अंदर गिर रही हैं, आहिस्ता 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 थोड़ा लोगों को अंदाज़ा होगा। मैं भी कोशिश करूँगी हर महीने को ये करती रहूँ इसी टॉपिक पे चीज़, ताकि थोड़ा सा पता चले। और वैसे भी जो जेनजी माँ बाप है, जो अभी नए जो जनरेशन है और वो पेरेंट्स बन रहे हैं, उनमें काफ़ी बटी हुई हैं ये चीज़ें। निधा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जो फादर का प्रोफेशन होता है ना वो भी बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर डालता है। जैसे माय फादर वाज अ लॉयर, तो हम 7 बहनें, अब सोचें 7 बेटियों को पालना, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं बच्ची एक्सप्लॉइट ना हो जाए किसी के हाथों, कोई गलत काम में ना पड़ जाए, या मेरी बच्ची को शादी के बाद उसका शौहर किसी वजह से कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो मेरे फादर जो हैं, हर दफ़ा हम जब डिनर पे बैठते थे तो वो अपने केस स्टडीज़ हमारे सामने इनडायरेक्टली बताते थे, ताकि हमें डायरेक्टली वो मैसेजेस देते थे, लेकिन वो बताते थे कि आज ये हुआ, उस मर्द ने जो है ना, वो शौहर मैंने जो केस किया वो उसने साइन करा दिया औरत से पेपर पे, और बाद में जो पता चला कि वो बेचारी की सारी चीज़ें चली गई। ये सारी चीज़ें, स्पेशली मुझे अपनी दूसरी बहनों का नहीं पता, मैं छोटी थी, मैंने शायद ज़्यादा एब्जॉर्ब किया होगा, वो चीज़ें मेरे अंदर इतनी चली गई हैं कि मैं हर चीज़ को बग़ैर
पढ़े तो साइन करूँगी नहीं, लेकिन मुझे मेरे शौहर कहते हैं कि तुम बहुत सस्पिशियस हो जाती हो, तुम्हें कोई भी मैं बात करता हूँ तो तुम बाल की खाल जो नहीं होती है कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, अच्छा इसने ये किया बोलो मैं होगा। लॉयर की बेटी हूँ। तो वो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही चली गई मेरे अंदर, जो मेरे शौहर को बड़ा तंग करती हैं। हाँ। तो बाप की कुछ चीज़ें, बाप की प्रोफेशन, ये भी बहुत इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये पेरेंटिंग, कि बार बार तुम्हें जो है ना वो हमें ट्रैक पे लाना एक पड़ेगा। और चीज़ भी बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एज पेरेंट्स आपने ये भी, और मुझे लगता है कि आजकल के दौर में शायद इस चीज़ का एक बैरियर कम होता जा रहा है कि आप अपने बच्चों के सामने हर किस्म की बात कर लेते हैं। ये एक बैरियर मुझे लगता है हमेशा से एक रहना चाहिए कि यार ये बच्चों के सामने बात नहीं और एक करने ज़माने वाली। में था ऐसा, ये था। अब आप मुझे नहीं लगता है कुछ करते थे। चीज़ें जिस तरह आप शुरू में कह रही थी, कुछ चीज़ें हमें अनलर्न करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस हमें नेचुरली एक आदत थी कि अपने वालिदैन के साथ अगर हम कोई टीवी चैनल कोई साथ बैठ के कोई शो देख रहे हैं, उस पर कुछ भी ऐसी चीज़ आ जाती थी तो ज़रा एक ऑकवर्ड मोमेंट होता था। आहिस्ता आहिस्ता वो बैरियर्स ख़त्म होते जा रहे हैं। अब आप देख रहे होते तो आपको लगता है यार ये तो अब नेचुरल है, जो आपसे 20 साल पहले नहीं था। वो मुझे लगता है वो बेहतर था। निज़ाम की एक आपने एक बैरियर रखना था कि बच्चे को भी समझ आए कि यार ये अडल्ट और अडल्टहुड क्या है और एक चाइल्डहुड क्या है, ये एक फ़र्क चीज़ कि आपने बच्चे को नॉर्मलाइज नहीं करना है इस चीज़ को। हाँ लाइक मुझे पता है अपने बच्चे को ये अभी समझाना है कि यार आप जब टीनेजर होगे तो यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। अभी आप यू नॉट इवन अ टीनेजर, तो अभी आपको एक डिफरेंट तो ये आपको क्या लगता है किसको समझाना चाहिए, अम्मा को कि अब्बा को? ये दोनों का काम है। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं समझाना होता एक ना। दूसरे को पहले चाहिए। हाँ। ये बहुत ज़रूरी है निदा। इवन जो अभी कॉलर थी उनका ये था कि हस्बैंड एक डिफरेंट पेज पे है, मैं एक डिफरेंट पेज पे हूँ। वो राइवल्स बन जाते हैं। वो कभी नहीं मियाँ सक्सेसफुल बीवी हो में एक्चुअली सकती। मुकाबला शुरू हो जाता है Actually, कि हाँ। बच्चे ज्यादा प्यार किससे किसको करते करते हैं, हैं? तो वो ज्यादा प्यार करने के चक्कर में फिर वो डिसिप्लिन उनकी जिंदगी का आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाए। बच्चों से पूछा जाता है मामा ज्यादा अच्छी लगती है या पापा? हाँ। हाँ, और ये देखिए कोई सवाल ही मेरे नहीं घर में भी पूछा जाता है। इवॉल्व सोसाइटीज़ में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बहुत पहले की आई हुई है ना। अब आप जब किसी चीज़ को देखते हैं या कोई भी चीज़ आप देखने लगते हैं तो उस पर लिखा होता है पीजी, पेरेंटल गाइडेंस। वो पेरेंटल गाइडेंस तो कब से देखिए इस चीज़ में ना क्या है कि अगर आपने ऐसी कोई चीज़ बच्चों के आगे देखी है कि जहां आप चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल आंखें बंद करके इस तरफ मुड़ जाए और वो उस तरह से बिहेव करे, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी मैं गलत हूँ, कि ऐसी चीज़ें या तो बच्चों के साथ नहीं देखनी चाहिए, या अगर आप देखते हैं तो आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब सवाल पूछता है ना और वो अनआंसर्ड रह जाता क्यूरियोसिटी है, है। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी और बढ़ती है। अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे, वो पड़ोसी से पूछेगा। अच्छा पड़ोसी वो तो आप उससे छोड़ ही दें, पूछेगा। अब वो क्या करेगा, वो सीधा जाएगा अपना आईपैड खोलेगा या अपना मोबाइल खोलेगा, फिर वो उसको अपने तरीके से जवाब देंगे। बिल्कुल। मैं यहाँ गज़ल को सेकंड करूँगी कि आप अगर ये चाहते हैं कि उसको वो बात लिमिट्स में पता चले तो आप अपने तरीक़ेकार से उसको बताएंगे, बजाय इसके कि वो जाके कि उसको कंप्यूटर शर्म ना करें पे आप बैठ उस के चीज़ को। उसके पास तो सब आंसर आ जाएगा बिल्कुल ऐसा। जो उसको नहीं भी पता होना चाहिए उस उम्र में, जो उसका दिमाग एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता उस एज में, वो सब आ जाएगा। तो इसलिए शायद पता है निदा, बहुत अच्छी बात की गज़ल आपने कि इसमें फादर की भी क्या पोजीशन है हाँ। कि वो अडल्टहुड के बारे में कब और कैसे बैठ के अपने बच्चों को बताता है। उसी तरह जिस तरह प्यूबर्टी के बारे में या इन इम्पॉर्टेंट लाइफ चैलेंजेस के बारे में बताए, तो इतना ज़रूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से आए, बिकॉज दैट इज़ देयर सेफ जोन। देखिए, एक अगर लड़की वो की इंफॉर्मेशन किसी और जगह से आती है तो इट्स अ वेरी फिल्टर्ड एंड अ बिल्कुल। वेरी वन साइडेड कॉन्वर्जेशन। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स वो दोनों, सबसे पहले तो पेरेंट्स बात करें कि भाई हमें बैठ के अपने बेटे से इस चीज़ के बारे में आज बात करनी है, तो पहले वो डिस्कस करें कि हमें क्या डिस्कस करना चाहिए, किस उसके तरीके से सामने, बात करनी है। या क्या बात करनी है। अक्सर ऐसा देखा गया हमारे यहाँ घरानों में, बाप जो है वो प्यूबर्टी के बारे में अपने बेटे से बात करता है और माँ जो है वो अपनी बेटी से बात करती है। बिल्कुल। वो एक हर घर का अलग अलग माहौल होता है, तो ज्यादातर ऐसे ही देखा गया है और यही तरीका और है। जरूरी है ये। हाँ, like, तरीका यही मगर बहुत है। सारी जगह ऑटो पे भी छोड़ देते हैं माँ बाप, तो वो फिर स्पेशली बाप,
के अच्छा वो हो जाएगा, ऑटो पे छोड़ देते हैं कि अभी टाइम नहीं है, जब बड़े होंगे तो पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा, हमें क्या जरूरत है विच discuss इज नॉट द राइट थिंग। बिल्कुल। और सेकेंडली ये कि हम जो तरबियत की बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ एक छोटी सी बात है, फिर मैं हट जाती हूँ, कि जब शादी होती है ना किसी बच्ची की या बच्चे की, वो सारा जोर हमारा होता है मेन्यू पे, कपड़ों पे, मेकअप पे, जेवर पे। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि बच्ची को बिठा के बताया जाए कि बेटा आपके शौहर एक शादीशुदा लाइफ जो है उसकी क्या एक Pros and cons, प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसको आपको इस तरह से लेके चलना है साथ में। इन चीज़ों पे बहुत कम बातें होती हैं। बिल्कुल, हमारे निकाहनामे पे बात नहीं होती, हमारे हुकूक पे बात नहीं होती, पेरेंटिंग पे बात नहीं होती, कंपेनियनशिप पे बात नहीं होती, मेंटालिटी एक होना, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, बहुत सारी बातें। और हमारी क्या ऐसा society नहीं हो सकता कि हॉस्पिटल में जब आप प्रेग्नेंट हैं, आप बहुत सारी, अब तो ये होता है कि आपकी क्लासेस होती हैं, थेरेपीज होती हैं, उसमें कोई इस तरह का नहीं डाल सकते कि माँ बाप दोनों की जिम्मेदारियाँ बटी हुई हैं? एब्सोल्युटली, ऐसा बहुत कुछ- जगह होता है। क्लिनिकल थेरेपी भी होती है, जब वो एक हामला होती है खातून, वो जब जाती हैं अपने उनके साथ, तो डॉक्टर भी बहुत कुछ बताती हैं। बट अगेन वही बात है कि कितना ओपन है आप सीखने के लिए। आप डॉक्टर के नोट्स ले रहे, डॉक्टर पेरेंटिंग पे बात करिए, बट अगर आपको लगता है कि मेरी तो जॉब ही नहीं है, ये तो माँ का काम है, तो वो आप सुने। और अक्सर फादर्स जाते भी नहीं हैं, बिकॉज वो ये समझते हैं कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली इज वेयर देयर जॉब स्टॉप्स, Yes. जबकि ऐसा नहीं है कि प्रोवाइडिंग इमोशनली बहुत ज़रूरी है, प्रोवाइडिंग मेंटली बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ब्रेक के बाद जब हम आएंगे वापस, तो थोड़ी सी मुझे टिप्स चाहिए कि फादर इमोशनली कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फादर्स को आता भी नहीं। बिल्कुल ऐसे, तो जब आता नहीं है तो वो बेचारे क्या करें? बिकॉज उन्होंने अपने फादर्स को नहीं देखा हाँ कि ना, वो तो उनको emotionally आता ही provide नहीं कर है। रहे हैं। अब वो भी पहली दफ़ा वालिद बने हैं, तो उन्हें कैसे बिहेव करना है, उन्हें क्या करना है, उन्हें कौन बताएगा? तो शायद हम उन्हें कुछ हेल्प कर सके बताने में। छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि पेरेंटिंग दो लोगों की जिम्मेदारी है, जिसमें माँ और बाप दोनों की बराबर शमूलियत होनी चाहिए। सिर्फ पैसे कमा के देने से ड्यूटीज़ ख़त्म नहीं होती। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है ज़िंदगी का कि बाप मेहनत करके पैसे कमा रहा है, लेकिन एक्चुअली हमारे फादर्स को नहीं पता कि उनको इमोशनली कैसे प्रेजेंट होना है। ये कोई सीखता नहीं है, समझता नहीं है। शायद उनको अगर वो चीज़ अपने आबाओ अजदाद से नहीं मिली तो वो उनमें उनको पता ही नहीं है कि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है क्या। अब क्या है वो? निदा, जैसे आपने कहा कि शौहर कमा रहा है, हाँ, आजकल के ज़माने में दोनों कमा रहे हैं, दोनों का। तो फिर दोनों को पेरेंट्स बनना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सिर्फ नहीं हो सकता कि फाइनेंशियल प्रोवाइडिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो बाकी और मेरा काम नहीं है। और जैसे आपने कहा कि इमोशनली इन्वॉल्व्ड फादर्स इसलिए नहीं है बिकॉज हमारे माँ बाप शायद इमोशनली इन्वॉल्व नहीं थे और उनके माँ बाप तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो इट्स अ जनरेशनल ट्रॉमा, जो आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, हमें ये चीज़ें अनलर्न करनी है, क्योंकि जब तक हम नहीं अनलर्न करेंगे तब तक हम सीखेंगे नहीं। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स लोगों को लगता है भाई पेरेंटिंग तो माँ का काम है, तो मैं क्यों रिसर्च करूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस से मेरा क्या लेना देना, जबकि हर चीज़ आज चैट जीपीटी पे है, जेमिनाई पे है, गूगल पे है। तो एक बाप कितनी दफ़ा ज़िंदगी में गूगल करता है हाउ टू बी अ गुड फादर? आई थिंक बहुत कम। ये आप तो क्वेश्चन डालेंगे ना तो वो आपको पता awareness चल जाएगा। खुद अपने आप को देनी है, वो एजुकेशन अपने आप को देनी है। अब तो आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आप गए, आपने चेक किया। अगर आप वाकई एक अच्छे फादर या एक अच्छी मदर बनना चाहती हैं तो आप बहुत सारी कंक्लूजन, बहुत सारी बुक्स का कंक्लूजन आपके पास एक चैट जीपीटी या किसी भी और कहते हैं ना, उस इफ पे देयर चीज़ इज अ पे आ विल जाएगा। देयर इज अ वे। हाँ। आप एक मूवी देखते हैं और उसमें आप किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो आपको सिर्फ वो नज़र आएगी। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में, आपको पता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर मेरे बच्चे हैं तो मुझे बच्चों की सही तरबियत करनी है, तो वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है उसके सवालात हम ढूंढना। पहले तो लोगों को ये समझाएं इमोशनली प्रेजेंट होना क्या है। एक फादर के हवाले से आपको क्या लगता है एज फादर कि क्या है इमोशनली प्रेजेंट होना? देखिए, मैं पहले भी वही बात कर रहा था कि इमोशनली प्रेजेंट होना को सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज़ करना है और इसको एक्नॉलेज करना है कि इमोशनली प्रेजेंट होना फॉर डिफरेंट जेंडर्स ऑफ आपके बच्चों के लिए वो एक
एक अलग चैलेंज है। सो इट्स नॉट जस्ट कि हाँ मैंने आके बच्चे को समझा दिया या डांट दिया या उसको किस तरह टैकल किया, किसको किस तरह टैकल करना है वो एक चैलेंज है। और किस एज में किस तरह टैकल करना है, किस तरह टैकल ये भी तो एक बात है। बट ऑब्वियसली लाइक आई सेड ये तो पेरेंटिंग का हिस्सा है। आपके क्या रूटीन होते हैं आपके बच्चों के साथ as father? सो इन टर्म्स ऑफ लाइक एक्टर्स के अंदर मैं यही बैठा हुआ सोच रहा था कि हमारे लिए बड़ा ऑन एंड ऑफ है फॉर स्पेशली मोस्ट एक्टर्स कि 4 महीने पिछले साल 6 महीने मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि संडेज भी नहीं थे मेरे पास, तो मैंने तो अपने बच्चे देखे ही नहीं पिछले 6 महीने, बिकॉज आई वॉज ऑन सेट 10 बजे। इन्हीं के ससुराल में शूट हमारी चल रही थी, तो वो ज़्यादा टाइम तो वहाँ गुजार रहा था। आपने बच्चों को यूं पलते हुए देखा ना, यूं पलते हुए नहीं देखा? यूं नहीं देख रहा उनको, और मैं कभी कभार कह रहा हूँ यार ये किस तरह। सो इट्स अ मैसिव चैलेंज कि आप अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। हम लोग छोटे थे तो हमारे अब्बा भी इस तरह जद्दोजहद में लगे हुए थे कि बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए, तो उन्होंने भी एक सर्टेन टाइम पर हमें यूं बढ़ते हुए देखा। लेकिन जैसे सरवत ने कहा कि वो दिन होते हैं जब अब्बा 5% है तो अम्मा 95% है, तो मेरे वो दिन नहीं थे, मेरे वो साल थे कि जहाँ अब्बा 5% थे, अम्मा 95% थी। जब मुझे शऊर आया और उस वक्त मुझे ज़रूरत थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द हो जो मुझे शेल्टर फील हो, तो अब्बा तब इमोशनली प्रेजेंट हो गए। एकदम एक एंट्री हुई अब्बा की, चाहे मैं मेरी शादी होने वाली थी उससे कुछ साल पहले, शादी के बाद मेरे अब्बा मुझे प्रेजेंट लगे। तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या फार्मूला क्रिएट किया कि अब इस एज में आके मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ तो मुझे कभी अपने अब्बा इमोशनली एब्सेंट नज़र ही नहीं आए, जबकि उनके जद्दोजहद के वो दिन थे, जैसे आपका काम है वैसे ही उनका काम था। तो मैं ये कहती हूँ कि वाह, ये कितनी अक्लमंदी थी मेरे माँ बाप की कि जब अब्बा नहीं थे तो फादर और मदर दोनों का रोल मेरी अम्मा ने निभाया। बिल्कुल। और फिर एक ज़माने में एक सर्टेन एज में मेरी अम्मा का रोल भी अब्बा ने निभाया। बिल्कुल ऐसे। मुझे So, निदा की एक I बात don't इतनी मजे की लगी थी। निदा ने अपने फादर के हवाले से बताया था कि वो एक दफ़ा लेटर लिखा था, हाँ, कि बहुत सारी बातें जो आप नहीं कह सकते वो लेटर लिखे थे। तो वो क्योंकि वो इस फील्ड के बंदे थे ना, इमोशनल थे, उनको पता था इमोशन से कैसे टैकल करना है बच्चों को। तो उन्होंने मुझे एक जज्बाती खत लिख के डिसिप्लिन सिखाया था जिंदगी का। जैसे और याद रहा मुझे। आई रिमेम्बर जैसे आपने अभी पूछा कि इमोशनली प्रेजेंट होना कितना ज़रूरी है। आई फील एक बच्चे के लिए अगर बाप आता है घर पे और वो अपनी बीवी के लिए इमोशनली प्रेजेंट होता है, तो बच्चा सीखता है कि इमोशनली प्रेजेंट होना किसे कहते हैं। एक बाप आएगा और वो अपनी बीवी को हग करेगा या उसके साथ बैठेगा, उसकी दुख सुनेगा, या बीवी उसके दुख सुनेगी और उसके साथ बैठेगी, उसके साथ टाइम गुजारेगी। बच्चा ये ऑब्जर्व कर रहा है कि माँ मेरे बाप के लिए इमोशनली प्रेजेंट है और मेरा बाप मेरी माँ के लिए इमोशनली सर्वत छोटे बच्चे तो बात ही नहीं करने देते अम्मा। आई नो, बीच में घुस के मगर निदा यू विल बी सरप्राइज्ड कि बच्चे ऑब्जर्व सब कुछ कर रहे नहीं, आई सेकंड हर, क्योंकि मैं अभी ब्रेक में बता रही थी निदा को कि मुझे अपने हस्बैंड की जो सबसे बड़ी क्वालिटी जो लगी थी शादी से पहले, वो ये कि वो हर औरत की बड़ी रिस्पेक्ट करता था। चाहे औरत कुछ भी कर ले, लेकिन वो उसका पॉजिटिव पहलू ही मेरे सामने ढूंढ लेता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ के लिए कितना इमोशनली प्रेजेंट है। मेरे हस्बैंड बीवी के साथ भी एक रिस्पेक्ट हस्बैंड वाइफ की होती है। तो जब मेरे बेटे ने वो सारी चीज़ें देखी कि बाप Absorb हो माँ गई के उसके साथ अंदर। कैसे रिस्पेक्ट से पेश आता है, नॉट ओनली मेरे साथ बल्कि हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं घर पे, नॉर्मली लोगों के बड़े डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। अपने घर वालों के लिए अलग होता है, उसको बुलाने का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है उनको, क्या आओ ये करो फला करो। मेरे घर में कभी मेरे बेटे ने ये चीज़ नहीं देखी होगी कि किसी को हम बुरे तरीके से किसी डोमेस्टिक हेल्पर को बुलाएं, कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, फैमिली के मेंबर्स बन जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरे बच्चे में बहुत अच्छे तरीके से चली गई कि वो हर लड़की, मेरी बेटी नहीं, मेरा एक ही बेटा, मुझे डर होता था कि जब भाई और बहन एक साथ पलते हैं ना, तो बेटा सीखता है अपनी बहन की रिस्पेक्ट करना, तो उसके जहन में होता है तो दूसरी लड़कियों की भी रिस्पेक्ट करना। कौन सी आदत है आपकी मियाँ की जो आपके बेटे में आई? एक तो सबसे बड़ी ये कि वो बड़ी Respect वाली? रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट। और दूसरा मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत मलंग तबीयत के हैं। मतलब अगर वो रफ टफ तो छोड़े, मतलब कि उसको उसके ना, वो ब्रांडेड पर्सन तो है ही नहीं बिल्कुल,
माशाल्लाह से PhD हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, सब कुछ, लेकिन उसकी बहुत अच्छी आदत है ज़मीन पे भी बैठ के ना कोई किसी भी बंदे के साथ। तो आपके बेटे में ये आदत मेरे है? बेटे में यही है, जाएगा कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वाली जो वॉचमैन होगा उससे हेलो हाय करेगा, उससे बात करेगा, अच्छा। कोई प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेगा। अच्छा, आपके बच्चों में फहद की कौन सी उन्होंने आदत ली है और आपकी कौन सी आदत आपने ऑब्जर्व किया है बच्चों में? यू नो जब ये गज़ल बता रही थी तो मुझे ख्याल आया कि देखिए एक घर में ना हर बच्चा अलग होता है, ठीक है, क्योंकि जब रोहान मेरा पहला बड़ा बेटा पैदा हुआ तो मैं इमोशनली कहीं और थी, जब आरेज हुआ तो मैं और फहद इमोशनली कहीं और थे, और जब Exactly. एला नूर हुई तो हम इमोशनली कहीं और यानी थे। तीनों बच्चों में पेरेंट्स अलग अलग इमोशनल फेज में थे। यस हाँ। और फाइनेंशियल फेज में, इमोशनल फेज में, व्हाटएवर, मेंटल फेज में, तो हमारे तीनों बच्चे बहुत मुख्तलिफ हैं। आरेज जो है, जो आरेज बीच वाला है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और वो उसको नज़र आती है मेरी पेन, या मैं जब उदास होती हूँ या मैं मिस कर रही हूँ अपने फादर को, तो वो आएगा मुझे हग करेगा। रोहान जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो बहुत डिस्टेंट है मुझसे, और वो बाप की तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है। तो मुझे उसको अपने वर्ड से, अपने, वो कहते हैं ना हनी ऑन द लिप्स, कि मुझे गुस्सा भी आ रहा होगा, मुझे उसको डील करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। रोहान ने पिक किया है अपने फादर की तरफ से नॉनशलांटनेस, के कोई बात नहीं, हो जाएगा। फहद इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज करियर, अबाउट हिज थिंग्स, अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वो इमोशनली कभी कभार सरगोशी में कर जाते हैं कि अपने इमोशंस का भी ख्याल नहीं रखेंगे या अगले का भी नहीं ख्याल रखेंगे। तो रोहान में वो चीज़ें आई हैं कि वेर ही सरपासेस द अदर पर्सनस इमोशन। फिर आरेज में वो बात आई है क्योंकि फहद इज़ वेरी क्लोज टू हिज मदर एंड वेरी इमोशनली बॉन्डेड विथ हर, तो आरेज ने वो पिक किया कि वो इमोशनली बॉन्डेड है मेरी तरफ से। सो अगेन डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट एजेस, डिफरेंट इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इन तीन डिफरेंट बच्चों को और तीन यू नो बेटा बेटी को एक लेवल पे लाना इज़ अ साइंस। तो uphill task। बहुत ज़रूरी है अगेन कि आप अपनी अवेयरनेस जितनी करें उतनी आप अपने बच्चों को बेहतर दे सकेंगे। और अगेन मैं यही कहूँगी कि जिस तरह बाप अपनी बीवी को मतलब बच्चों की माँ को ट्रीट करेगा, बच्चे उसी तरह रिफ्लेक्ट करेंगे पूरा दिन। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन फहद इज़ द गुड कॉप, फहद कहता है कोई बात, अब मैं 10 मिनट लगेंगे मुझे उनको ये तैयार करने के लिए कि अब हमें सोने जाना है। हम 10 मिनट की जिद्दोजहद के बाद कमरे से निकल ही रहे होंगे कि फहद कहेगा अरे तुमने मुझे हग नहीं दी। अब वो वापस आएंगे, वो हग करेंगे, उनको वो तो मजा 15 आता है, मिनट रात को ज्यादा चिपटते हैं अब्बाओं Yes, से, तो वो उनको 15 मिनट जागने का मौका मिल जाता है। मौका मिल जाता अच्छा, है। यहाँ इसी बात से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी, जो हमारे यहाँ ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में बच्चे पल रहे होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, या जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं भी हो तो अगर सेपरेट भी रह रहे होते हैं, होता ये है कि जब डिसिप्लिन आपने अपने बच्चों को रखना, जाहिर है अगर वो टाइम पर स्कूल जाने के लिए सोएंगे तो वो सुबह टाइम पर उठेंगे, उनका दिमाग फ्रेश होगा, चिड़चिड़े नहीं होंगे, तो वो स्कूल में भी सही से बेहतर तरीके से चीज़ों को ग्रैब कर सकेंगे और चिड़चिड़े नहीं होंगे, नाश्ता करके जाएंगे। लेकिन अगर वो रात को जागते रहेंगे, जो कि अक्सर घर का फैशन है कि सारे बड़े जाग रहे हैं देर तक, तो बच्चे भी बैठे हुए हैं जाग रहे हैं, तो अगर उस घराने में ये लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी में शुरू हो जाएगा कि जब मेरे घर वाले आते हैं, जब ताया चचा फुप्पी आते हैं, तुम बच्चों को सुलाने भेज देती हो, ठीक है, जब तुम्हारे घर वाले आते हैं तो तुम तो नहीं सुला रही होती, उस वक्त बैठे होते हैं। तो यहाँ अगर ये रिफ्ट शुरू होगा तो कभी भी आपके बच्चे डिसिप्लिन तो नहीं कर पाएंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने एक रूल क्रिएट किया है मियाँ बीवी ने मिल के कि बच्चों को जल्दी सुलाना है, तो उसमें पार्टिसिपेशन मियाँ की भी उतनी होगी कि भाई Absolutely. आए, आप वेलकम है, आप जिस दिन आना है, लेकिन बच्चे हमारे तभी मिल सकेंगे जिस दिन उनका दूसरे दिन स्कूल नहीं होगा। बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, लोग पिकनिक्स रख लेते हैं, हाँ हाँ एग्जाम चल रहे हैं, नहीं, बहुत सारे घराने ऐसे बच्चों के पेपर हैं, हम तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते इस इवेंट में, और जो बच्चों के पेपर हैं। जो सक्सेसफुल और जैसे रिच या मेंटालिटी या फाइनेंशियली रिच जो पेरेंट्स हैं, फैमिलीज़ हैं,
उनमें ये रूल्स ऐसे हैं जैसे स्टोन में लिख दिया जी, गया हो। बिल्कुल उनको वो हुए हुए हैं। Carved चाहे है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, 7 या 8 बजे बिस्तर पे बिल्कुल। जाना है, और कुछ भी हो जाए। वो फैमिलीज बहुत सक्सेसफुल रहती हैं जहाँ पेरेंट्स एक हैं। हाँ, और वो चाहे पढ़ाई पे हो, चाहे डिसिप्लिन पे हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर पे हो। अब अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि मेरी फैमिली में मेरे नाना वाज अ पोलो प्लेयर, माय फादर वाज अ पोलो प्लेयर, तो मैं हॉर्स राइडिंग करती थी और मैंने अपने बच्चों दोनों को और एला को हम हर ट्वाइस अ वीक हॉर्स राइडिंग पे जाते हैं। अब रोहान जो है वो थोड़े नाजुक हैं, जो बड़े वाले हैं, तो वो कहते हैं मेरी कमर में दर्द हो जाता है, मेरी इसमें दर्द हो तो फहद कह देता था कि मत जाओ। तो एक दिन मैंने फहद को बैठ के समझाया, मैंने कहा देखो अगर हर बात पे उसकी तुम कहोगे कि क्विट, ही विल बी अ क्विटर। यू हैव टू पुश हिम। वो गिरेगा घोड़े से, उसको उसी वक्त घोड़े पे दोबारा बिठाना है कि उसका फियर ना क्रिएट हो। तो ये अगेन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अब और जैसे bond सरवत कितना ने जरूरी कहा है। कि मैंने फहद को समझाया, इससे पहले कि वो अपने बेटे को डांटती है समझाती, उसने पहले बेटे के बाप को समझाया। उसी तरह मैं भी ये करती हूँ कि कब मैं डिसिप्लिन क्रिएट करती हूँ तो मेरा मियाँ कभी कभार ढीला होता है तो मुझे पहले उसको स्कूल करना पड़ता है कि देखो, कन्विंस करना पड़ता है, फिर जाके हम एक टीम बनते, फिर बच्चों पे रोप झाड़ना शुरू करते निदा हैं। क्या होता है कि औरत जो है ना, मेरे उसमें ये आया है कि औरत थोड़ी इमोशनल होती है हाँ। और मर्द जो है वो थोड़ा सा लॉजिकल Absolutely. माइंड ज़्यादा यूज़ हाँ। करता है। तो बेटा भी जो है वो, उसको भी पता है कि मेरी माँ ज़्यादा इमोशनल है, मेरा बाप जो है वो लॉजिकल तो इमोशनल ब्लैकमेल भी होती है माँ, अब्बा नहीं होते इमोशनल। मगर आप तो नहीं है इमोशनल, तो आप कैसे इसको डील करती हैं? मैं बहुत बड़ी इमोशनल इंसान तो हूँ। फिर आप तो गुड कॉप है। हाँ तो वही तो मैंने कहा अच्छा, कि मैं हारून- मैं गुड कॉप हूँ इस जगह पर, लेकिन मेरे कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, बच्चे आजकल लॉजिक पे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब हमारे बच्चे जो हैं वो इमोशनल logic से? उन चक्कर में नहीं आते हैं। अगर आप करेंगे ना, चैट जीपीटी है भाई, मैं तो अपने बच्चों को आजकल खत नहीं लिखती, रील्स भेजती हूँ। ये देखो वेपिंग ये नुकसानदेह है, ये फलाना, ये मैं तो आज ये रील्स ज़माना भेजती है, हूँ। बिल्कुल। जेनजी बच्चों को डील करने के अलग तरीके हैं। सही और अब तो बच्चे आपके बच्चों की आदत जो है, आप जैसे मैंने सबसे सवाल किया, आपसे भी अच्छा देखिए, एक तो बहुत मैं हमेशा से सोचता था कि यार ये मदर टंग क्या होती है, लाइक व्हाई इज इट कॉल्ड मदर टंग। और उसका प्राइम एग्जांपल मैंने देखा कि नेचुरली बच्चों में, मेरा अब जो हाउस होल्ड है वो पश्तो स्पीकिंग हो गया, क्योंकि पल्लवी जो है मेरी वाइफ, वो बच्चे मेरे पश्तो बोलते हैं सारे। तो वो फर्स्ट हैंड थ्रू पेरेंटिंग हमें अब समझ आई कि अच्छा क्यों कहते हैं उसको मदर टंग, क्योंकि माँ जो है वो बचपन से बच्चे से अपने जिस लैंग्वेज में बात करेगी वो नेचुरली उसके अंदर करेंगे। तो एक तो ये चीज़ हमने देखी, एंड फॉर मी इवन रियलाइजेशन थी, अच्छा यार ये इसलिए इसको मदर टंग कहते हैं कि ये माँ की बोली है इसकी। सो वो मैंने अपने फर्स्ट हैंड घर में देखा कि बेगम की तरफ से आई, मेरी तरफ से मुझे लगता है कि वो नेचुरली अगेन, क्योंकि देख रहे होते हैं कि वालिदैन क्या कर रहे हैं, तो वो बच्चे मेरे म्यूज़िक में की तरफ इंक्लाइंड हैं। वो मैं देखता हूँ उनको कि यार वो खुद से ही बैठे हुए, मेरा गिटार मेरे पड़े हैं लेकिन वो उठा के खुद से बजाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नेचुरली उनके अंदर वो इंस्टिंक्ट्स और कि वो हो जाती चीज़ है आ ये जाती है। दे चीज़। पिक अप स्टफ फ्रॉम मेरे बच्चे खुद इंक्लाइन है फिल्म मेकिंग की तरफ अपने Yeah. अब्बा को देख के। नेचुरली हाँ नेचुरली, मेरे जो जो देवर है वो exposure डॉक्टर है, मिलेगा, वो तो उनके उसी- बच्चे उसी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फिर नेपोटिज्म क्यों कहते हैं अगर हमारे बच्चे ड्रामों में आए? देखिए अब वो नेपोटिज्म का भी, ये खैर मेरा तो मुझे उससे इख्तिलाफ इस वजह से नहीं, हाँ एक नेपोटिज्म है कि आप बस पुश किए जा रहे हैं और वो उस तरीके से कर रहे हैं कि वो एक नेचुरल प्रोसेस से नहीं आते हुए नजर आ रहे, लेकिन यू स्टिल हैव टू प्रूव योरसेल्फ। एक्चुअली आपने थोड़ी पसंद करना, लोगों ने पसंद सही करना, है। तो वो तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये डिस्कशन यूं ही जारी रहेगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी, जैसे कहते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी हैं। वो सारी ज़िंदगी आप सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज से नहीं सीखते या अपने पेरेंट्स से नहीं सीखते, बल्कि मियाँ बीवी एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और स्पेशली पेरेंटिंग वो एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हस्बैंड्स वाइफ्स की हेल्प करते हैं उनको, क्योंकि वो बाहर जाते हैं उनको कुछ सिखाने में, और बहुत सारी चीज़ों में ख़वातीन हस्बैंड्स की हेल्प करती हैं उन्हें पेरेंटिंग की कुछ टिप्स देने के लिए। तो हम खतूत की तरफ चलते हैं और फिर डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपनी वाइफ से ये प्रॉब्लम है कि वो बच्चों को चुप करवाने के लिए
फ़ौरन मोबाइल या टीवी ऑन करके दे देती है। मुझे लगता है ये उनकी आदत ख़राब कर रहा है। मैं अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ नहीं समझती। चाहे खाना खिलाना हो या रोते हुए बच्चे को चुप करवाना हो, हमारे घर में हर मसले का हल मोबाइल बन गया है। उफ, ये पूरी पहले गिनती तो का मसला है। पहले तो उनसे पूछिए खुद अपना कितना मोबाइल वो यूज करते हैं। एक्चुअली बहुत सही बात की है गजल आपने। जो बच्चा देखेगा अपने माँ बाप को करते हुए वो खुद ही करेगा। हम बच्चे को मना करते हैं, पता है कैसे? चलो बहुत हो गया, मोबाइल छोड़ो, और खुद हम ऐसे बोल रहे हैं, हम मोबाइल से नजर नहीं हटा रहे और हम बोल रहे चलो बस मोबाइल रखो। नहीं, बहुत और हो उसकी गया। जस्टिफिकेशन ये होती है मैं तो अपने काम के सिलसिले में ईमेल चेक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? हाँ। तो ये तो उसको बंदे को भी सोचना है। टाइम्स हम अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई रीडिंग की आदत नहीं है। फलाना के बेटे को देखो हर वक्त रीड कर रहा होता है। आपने कितनी दफा रीड किया अपने बच्चे के साथ, या आपको कितनी दफा बच्चे ने देखा रीडिंग करते हुए? इसी तरह इन साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी उस चीज़ को करें। एक रूल होना चाहिए निदा घर में कि जब माँ बाप घर पे आए तो एक बॉक्स हो जिसमें मोबाइल चला जाए, और बाप को भी औलाद देखे कि वो मोबाइल नहीं यूज़ करता या टैबलेट नहीं यूज़ करता, और माँ को भी देखे कि वो नहीं यूज़ करती। हमने एक आसानी का ज़रिया बना दिया है। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे माँ बाप के पास ये गैजेट्स नहीं थे। उन्होंने भी हमें रेज़ किया। कैसे रेज़ किया? इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रैक्शन से। बुक्स दी, कलर पेंसिल्स दी, आर्ट मटेरियल दिया। तो हमेशा, अब मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मैं जब भी एयरपोर्ट जाती हूँ, एयरप्लेन में जाती हूँ, तो मैं एक छोटा सा बैग बनाती हूँ जिसमें आर्ट मटेरियल होता है। और हम बैठते हैं, जब वेट कर रहे होते हैं या प्लेन में होते हैं, तो हम ऑब्जर्वेशनल आर्ट करते हैं कि भाई तुम क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, 10 चीज़ें तो वो पेपर पे बताओ। अब मैं ये हर वक्त करती हूँ। अब माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं बच्चे तो वो रीड कर लेते हैं। एक खातून आई मेरे पास और उन्होंने कहा मैं आपकी तस्वीर ले लूँ, तो मुझे लगा कि वो मुझे पहचान गई है, तो वो इसलिए कह रही। उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी को ये दिखाना चाहती हूँ कि वो हमेशा एक गैजेट दी हुई होती है कि वो कहती मेरे पास और क्या ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है। तो मैं उसको ये दिखाना चाहती हूँ कि ऑप्शन है, हम सब के पास ऑप्शन है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्रिएटिव वेज़ अपने बच्चों के लिए यूज़ करें। उनको जितनी देर आप इन गैजेट से दूर रख सकते हैं उतना उनके लिए आसान और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें। वही बात कि चलो खेलो बेटा, खेलो, अब तुम खुद खेलो, आप अपने बच्चों के साथ खेलें। तो वो जो 20 मिनट्स आपको जो पूरे दिन गिल्ट होता है कि मैं नहीं था और एब्सेंट था या एब्सेंट थी, वो अनडिवाइडेड अटेंशन का 20 मिनट्स उनके पूरे दिन को वो कवर कर सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने 11 साल के बच्चे को कैसे टाइम दूँ। तो जब मैं समझ नहीं आ रहा था तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, कैसे उसको जो क्वालिटी टाइम चाहिए। खाली मैं प्रेजेंट तो हूँ, मैं घर में उसके साथ मौजूद हूँ, लेकिन कैसे बॉन्डिंग हो मेरी उसके साथ। अब जाहिर है मुझसे खो कोई इस तरह स्पोर्ट्स या कुछ वो शायद मुझसे नहीं खेला जा रहा। तो मैंने उसका फेवरेट कोई सीरीज़ थी, एक कोई फेवरेट जो उसकी पसंद की थी, जो वो देख चुका था ऑलरेडी सीजन्स। मैं रोज़ 1 घंटा बैठ के उसके साथ वो सीरीज़ टीवी पे देखती हूँ। और वो सीरीज़ का जो एपिसोड है वो नहीं देख रहा होता, वो मुझे देख रहा होता है। हाँ, कि मैं एक्सप्रेशन मेरे क्या है। तो मुझे इतनी हंसी आती है, और मैं चौथे सीज़न पे पहुंच गई हूँ उसके साथ देखते देखते। वो फिर उस कहानी को लेके मेरे साथ डिस्कशन करता है। बिल्कुल। निदा, क्या होता है कि जब कुछ मदर्स करती भी हैं इस तरह से कि बच्चा जब खाना नहीं खा रहा होता है तो उसको आसानी लगती है कि ये बहुत जल्दी खाने का तरीका है, उसके आगे रख देंगी कोई ना कोई गेम रख देंगी, कोई गैजेट रख देंगी और उसके मुंह में ठूसती जाएंगी खाना। तो वो उसका ध्यान क्योंकि उधर होता है और वो खाना खा रहा होता है। आसानी लगती है। लेकिन स्टडीज़ ये भी शो करती है कि जब आप जैसे माइंडफुल होके कोई काम Mindful किया जाता है eating, ना, हाँ। तो माइंडफुल ईटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी हमारे वो एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं उस खाने को हजम करने के लिए। तो अगर हम टिप्स दें ये माँ बाप को कि अगर वो गैजेट्स से दूर रखना चाहें बच्चों को, तो मुझे एक टिप कोई आप लोगों से तीनों से देखिए, चाहिए, वो इसकी क्या एक हो सकता है? बहुत एक बेसिक चीज़ ये है कि बच्चे को अगर आपने अच्छा कोई ऑल्टरनेटिव देख दिया, कोई भी एक अच्छा मिसाल लेबल दे- बदल दे दिया, मिसाल जैसे तुमने बोला कि मैं
कलरिंग और आर्ट वर्क ये सब दे दिए। मेरी मदर क्या करती थी उस क्या? वक्त, तो ये गैजेट्स नहीं होते थे। मेरी अम्मी हमें गाजर खिलाने के लिए वो बैठती गाजर की गाड़ी बना रही होती थी कार्व करके, गाजर की फूल बना रही होती थी, लर्निंग बाय प्ले। ठीक है। और जो एप्पल है, एप्पल को काट के वो स्टार में वो फूल बनाती थी और हम बड़े खुशी खुशी खाते अच्छा, थे। अब मुझे यहाँ से एक प्रॉब्लम ये है, वो माँ जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, क्या वो ये गाजर का फूल या क्या वो बैठ के कलरिंग करने का टाइम वो कैसे निकालेगी हर दफ़ा? देखिए देखिए मेरे पास दो चीज़ें हैं जो नेचुरली मुझे लगता है कि वो टेक्स द किड्स अवे फ्रॉम। एक तो मेरे पास घर पे पेट्स हैं, सो आई हैव लॉट ऑफ एक्वेरियम्स हैं मेरे पास, जिसमें मछलियाँ हैं, तो उसका ख्याल रख रहे हैं बच्चे। कुत्ता है, उसका ख्याल रख रहे हैं। कुछ चिड़ियाँ हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। सो दे आर ऑलवेज इनटू वन, उससे हटना पड़ता है। और उनका ये अगेन आई थिंक पेरेंटिंग का या जनरली ग्रोइंग अप का हिस्सा यही है कि यार ये बच्चे को चूज़ा इस वजह से भी लेके देते हैं कि तुम्हें किसी चीज़ का ख्याल करने और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक मैंने तो ये किया हुआ है कि यार वो जाओ वो उसको देखो जाओ। और इन्वॉल्वमेंट है ना, इन्वॉल्वमेंट रखें। अगर आप खाना लगा रहे हैं टेबल पे, बच्चों को शामिल रखें। बच्चे ने भी रोटी उठा के टेबल पे रखी, आपके साथ हर चीज़ में इन्वॉल्व रहें, उनके साथ खाना खाएं आप। आपने ये क्यों कर दिया है कि बच्चे का टाइम बिल्कुल अलग है, इसको बस खिला दिया, बाद में जो है मैं फ़ोन पे बात करते हुए खाऊंगी, उसके साथ खाएं साथ में टेबल पे बैठ। साथ खाना इज सो इम्पॉर्टेंट। गज़ल इज एब्सोल्युटली राइट कि आप जब बच्चे को खिला रहे हैं तो आप साथ भी खाएं, तो वो एक बॉन्डिंग का टाइम है। ऑल्सो इन दिस डे एंड एज आई अंडरस्टैंड कि अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे पास नहीं है ऑप्शन गैजेट के अलावा। उस टाइम पे आपकी चॉइस ऑफ कंटेंट, क्या दे रहे हैं आप, क्या दिखा रहे हैं आप उस बच्चे को, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब दो ऑप्शंस हैं। एला नूर कभी खाती हैं टीवी देखते हुए खाती हैं, कभी आईपैड ना हो, दूर हो, टीवी ज़रा दूर हो जाता है, वो थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा iPad बेहतर है। अगेन कोकोमेलन एक कंटेंट है, उमर एंड हाना दूसरा कंटेंट है। कोकोमेलन वेस्टर्नाइज, वेस्टर्न वैल्यूज़ ये है, उमर हाना इस्लामिक वैल्यूज़ हैं कि अस्सलाम वालेकुम क्यों कहना चाहिए, या रोज़े क्या होते हैं, हमारे प्रॉफिट कौन थे, वो कार्टून्स दिखाएं। तो एटलीस्ट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप गैजेट को नहीं दूर कर सकती और अ वर्किंग मदर, आप एटलीस्ट कंटेंट की सिलेक्शन को इंटेलिजेंटली आप वो सेलेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट लेटर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरे हस्बैंड वैसे तो बहुत अच्छे हैं और बेटे से प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन इनका मसला ये है कि गुस्से में मारने के लिए हाथ उठा लेते हैं। मुझे लगता है ऐसा करने से मेरा बेटा बेखौफ और ढीठ होता जा रहा है और इसकी शरारतें भी बढ़ती जा रही हैं। मैंने काफ़ी मर्तबा अपने हस्बैंड को मारने से रोका भी, लेकिन ये रुकते नहीं हैं। क्या करूं समझ नहीं आता। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो अपने बाप से पिटे हैं। एक दिन उनकी भी पिटाई सब मिलके कर सारे मेरा बाप खाली नाराज हो हस्बैंड जाएंगे। से ज्यादा ससुर से बैठ के बात करें एक्चुअली कि बचपन में हस्बैंड ने मार खाई होगी। देखिए ये अगेन एवोल्यूशन है, टाइम के साथ साथ चेंज हुआ है। हमारे लिए, मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मैंने अम्मी से मार खाई हुई है, अब्बू से नहीं। शायद अब्बू से जब भी खाई है तो वो पता है कि 2-3 दफ़ा खाई हुई है, तो वो तभी खाई थी, बट जनरली मार खाई हुई है। अब हम इवॉल्व हो गए हैं इनटू पीपल जो कि हम समझते हैं कि यार नहीं ये सही। जिस तरह आपने शुरू में भी कहा था कि कुछ चीज़ें हमें अनलर्न करनी है, बहुत सारी चीज़ें। अगेन ये बच्चे को मारना मुझे लगता है कि अगेन सोल्यूशन नहीं है। अब आपने अगर मार भी दिया है तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप क्या ही कर सकते हैं? ये तो आखिरी खेल है ना। नहीं, ये बहुत ज़रूरी आपने ये बात की है कि चले हाथ उठ गया, हाँ ठीक है, उसके बाद आप क्या उससे डिस्टेंस ही रखेंगे या आप उसके पास जाएंगे, उसको समझाएंगे और उससे अपोलोजाइज करेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चा सीखेगा कि कभी गलती हो जाती है। अगर मेरा बाप आके या मेरी माँ आके मुझे सॉरी कह रहा है तो उसमें वो छोटा नहीं हो गया, उससे क्या हुआ, ईगो वाली चीज टूटेगी। ईगो, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना, बहुत इम्पोर्टेंट कि ईगो उसकी इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमारे यहाँ ये रिवाज कनेक्शन नहीं इज है। इम्पोर्टेंट। सॉरी करना, और वो भी एक मर्द के लिए सॉरी वालिदैन करना। अपने बच्चों से कभी सॉरी नहीं करते, ये हमारा रिवाज नहीं है, ये होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने आप को करेक्ट करे
वो तभी अपने आप को करेक्ट करेगा जब एक माँ बाप आके उसके सामने अपने आप को करेक्ट करेंगे। मगर उसको ये ऐसा realization नहीं तो होना हो। चाहिए कि ये एक रिचुअल ही बन गया कि यार अच्छा मैंने मारा है उसके मारा बाद और फिर मैं sorry सॉरी कह- कर लेंगे, ये हाँ। तो वो बच्चा No, no, करेगा कि absolutely. काम गलत करके सॉरी बोल दूं। Exactly. बिल्कुल। तो again, There has to be a balance. एक वो और balance नॉट है। ओनली मार, ये जो सरवत जो बात करी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ईगोज से शुरू होते हैं और हमारी बहुत सारी शादियां ईगोज से ख़त्म होती हैं। बिल्कुल और हमारी पेरेंटिंग ईगो से बिगड़ती है और ईगो से बनती है। हम एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे लीडर्स बने और एट द सेम टाइम हम चाहते हैं हमारे बच्चे फर्माबरदार बने, फॉलो करें हमें। हाँ, फॉलो करें। और इसके बीच में एक फाइन लाइन खींचना इज पेरेंटिंग। कैसे आप पेरेंटिंग करेंगे पता है कि तो बच्चे को आप समझाने जाओ ना, आप तो बच्चे जैसे बहुत लॉजिकल हैं। तो एक दफ़ा मैं अपने बेटे को समझा रही थी तो कहने लगा और फिर जवाब ये इस तरह अब अपना वो कर रहा था दिफा। तो मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं करो, सुनो आप, क्या मैं पपेट हूँ, मैं जवाब नहीं दे सकता। तो अब बच्चों के ये सवाल होते हैं, क्या मैं होना पपेट चाहिए। हूँ, बिल्कुल, बच्चे क्या सवाल मैं उठाएं। बोल नहीं सकता। तो मैंने कहा बोलो, लेकिन देखो हर वक्त अपने आप को डिफेंड नहीं करो। मानो कि ये गलती हुई है और इस गलती से कैसे नेक्स्ट टाइम बचा जा सके उसका हल निकालो, बजाय इसके कि आप गलती को डिफेंड करो। देखिए निदा, ये जो होता है ना कि हर जनरेशन एक आगे बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, उसके लिए माँ बाप की पेरेंटिंग में खुद को मारना भी पड़ता है, खुद को रोकना पड़ता है, खुद को ईगो, खुद के पेशेंस, ये बहुत चीज़ें आपको अपने अंदर लानी क्योंकि है। हम भी तो पेरेंट्स नए हैं ना, हम कौन से सीख कर आए, कोई कोर्स करके आए हैं। निदा कहते हैं कि रिएक्शन से पहले, जैसे एक सांस आप लेते हैं, यू टेक द ब्रेथ इन, एक स्लाइट मिली सेकेंड का एक टाइम होता है जब आप कुछ नहीं करते, एक पॉज होता है, और फिर आप अपनी सांस को रिलीज करते हैं। वो जो पॉज है इज एवरीथिंग। इसी तरह एक्शन और रिएक्शन के बीच में एक छोटा सा पॉज है जिसको नब्स कहते हैं। अगर उस वक्त आपने अपनी नब्स को करेक्ट किया, कंट्रोल किया और उसको नोटिस किया, दैट्स एवरीथिंग। एक बाप जिसको गुस्सा आता है या एक माँ जिसको गुस्सा आता है, अगर वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर ले कि ये एक मोमेंट में लेती हूँ, जैसे अ लॉट ऑफ टाइम्स आप बहस मुबाइजे में जब पढ़े होते हो, वहाँ से बात ख़त्म हुई नहीं कि मेरे पास जवाब है, वो पॉज नहीं लिया, और दैट पॉज इज़ द पावर ऑफ एवरीथिंग। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, और मैंने ये अपने आप के साथ बहुत किया है। मैं कभी कभी इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि मैं बम पे एक लगा देती थी। अब मैंने ये अपने आप को कंट्रोल किया कि मैं मारने से पहले मैं एक पॉज लूँ, एक ब्रीफ पॉज, उसमें सारी चीज़ें ना सेटल हो जाती है, साइलेंट हो जाती है। दैट साइलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिएक्ट करना इज़ एवरीथिंग। तो आप जिस तरह रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। देखिए, और आई थिंक मैं सारी चीज़ को सम अप इसलिए करूँगा, और मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है इन पेरेंटिंग, क्योंकि ये नेशन बिल्डिंग का आपने अपना अपने मुल्क बनाना है, अपने अपनी कौम बनानी है, तो उसके लिए तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई आपसे पूछे, मुझे अब लगता है कोई मुझसे पूछे ना कि यार आपने इस मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या किया आपने, तो मैं सबसे पहले कहूँगा यार मैंने शायद अच्छे बच्चे बना के दिए हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि पेरेंटिंग के हिस्से में तो पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आती है कि यार अपने हक के लिए, लोगों के हक के लिए आपने बोलना है, आपने सिखाना है अपने बच्चों को। हमने अभी शुरू में बता रहे कि जो हमने चीज़ अनलर्न की, मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने तो मुझे नहीं सिखाया था कि यार वोट की क्या इंपॉर्टेंस है। बेटा वोट कौन देने, हमें तो ये सिखाया हम भी नहीं जा रहे बेटा, कि वोट छुट्टी मनाओ, छुट्टी का वोट देते हुए नहीं देखा कभी, ऐसा भी हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, चाहे जो भी हालात हम कह लें मुल्क के, एटलीस्ट अब हम इस पॉइंट पे हैं कि यार हम, और हमें पता है हमारे आगे बच्चे इस चीज़ को इसको कहेंगे कि नहीं ये छुट्टी का दिन नहीं है, बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए, सबसे इम्पोर्टेंट दिन है कि, और क्योंकि ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया, हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया, लेकिन आपने एज पेरेंट्स, एज नेशन बिल्डिंग, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अच्छा, बच्चे आजकल माँ बाप के अलावा भी और बहुत सारी जगहों से बहुत कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, जिस स्कूल वो जाते हैं, जिस तरह के दोस्त वो बनाते हैं, जिस तरह सोशल की मीडिया गैदरिंग में वो बैठते हैं, किस तरह के पेजेस को वो फॉलो करते हैं, किन से गुफ्तगू कर रहे हैं, किन से मिलजुल रहे हैं, बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं माँ बाप के अलावा भी, और वो बच्चे माँ बाप को सिखा भी रहे हैं बहुत सारी बातें। रेसिज्म और ये सारी चीजें हमारे बच्चों ने, मुझे तो उन्होंने सिखाई, मुझे भी बहुत मुझे शायद नहीं पता थी इतनी, जितना अवेयरनेस हमारे बच्चों ने हमें दी है। सो अगर मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को बच्चे सिखा रहे हैं,
तो मैं तो ओपन हूँ अपने बच्चों Very से good, सीखने हाँ, के लिए। yes, तो ये कोई नहीं होने देगी, तुम्हें क्या पता? अरे और भाई निदा उनको पता है बहुत क्या कुछ पता है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ अगर कोई हमसे कोई सवाल पूछता है बच्चा, हमें उसका जवाब नहीं आता, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि उसको हाँ, कहो कि और बेटा क्या? मुझे पता बताओ नहीं, क्या है? तुम लेकिन बताओ, I'll find out. क्या Let's मत- research, I'll हाँ, let's find out for research. you. सारे बच्चे 6 7 कह रहे हैं, भाई क्या है ये 6 7? उनको खुद भी नहीं पता वैसे ही, अब हमें अंदाजा है, बट अगेन तो हमने बैठ के देखा कि है क्या ये ओरिजिनेट कहाँ से क्या कर रहा है, है। बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जैक्टली। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये एक टॉपिक ऐसा है जो शायद वो 2-2.5 घंटे में कवर नहीं हो सकता, तो उसके लिए थोड़े और प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे। लेकिन चले, एक कतरा ही सही, अगर कोई आपकी चेंज आया हो दिमाग में कि देखिए दोनों मिलके जो चीज़ करेंगे ना, वो कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं ना, वो 11 की टीम 1 और 1 से बनेगी और वो एक कपल से बनेगी। सो पेरेंटिंग दोनों का काम है, एक का नहीं। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत ज़रूरी बात है जो आपको डिस्कस करनी है, जो आपसे डिस्कस करनी है और आपको बताना है। हमारे साथ डॉक्टर अहमद अली शेख साहब मौजूद हैं, जो डायरेक्टर टेक्निकल सिंध फूड अथॉरिटी से हैं। और सिंध फूड अथॉरिटी जो टेक्निकल मामलात में जो ज़ाहिर है जिनका अमल दखल होता है, क्या चीज़ सही है, क्या आप सही खा रहे हैं, क्या सही चीज़ बिक रही है, क्या चीज़ सही आप ख़रीद रहे हैं, इस बारे में प्रॉपर जानकारी एक्चुअली हम इनसे ले सकते हैं। डॉक्टर अहमद अली शेख हमारे पास मौजूद है बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हाल ही में सिंध फूड अथॉरिटी ने हल्दी के ऊपर एक बहुत अहम मालूमात जो सर्वे किया है, मालूमाती सर्वे, उसके बारे में आप डिस्कस करें, क्योंकि ये चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निदा यासर आपसे कि आपने मौका दिया। अच्छा, हल्दी जो है वो बेसिकली एक मसाला है, और हमारे हर खाने में यूज हर खाने में उसकी जो है रंग को बढ़ाने के लिए, जायकों को तक़वियत देने के लिए, या कुछ और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू हेल्थ पॉइंट न्यूट्रिशनल उसका वैल्यू है, ठीक है। उसमें के लिए कि 400-500 सालों में ये ऐसा प्लांट है जो साउथ एशिया में पाया जाता है, अच्छा। यूरोप में नहीं होता। और ये जिंजर की फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखता है। अगर अच्छा। इसका आप लुक देखें तो फिर वो आपको अदरक की तरह अदरक और ये हल्दी का नमूना एक बहन जैसे भाई हैं आप, बहन भाई हैं। रिश्तेदार। अच्छा, 20 और सन 2024 से 20 से और 24 के दरमियान एक स्टडी की गई 3 इदारों की तरफ से, जिसमें लम्स लाहौर है और स्टैनफोर्ड जो है वो कैलिफोर्निया का एक सेंटर है, और एक लीप है लेड जो है एलिमिनेशन वो प्रोजेक्ट है, जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। अच्छा। वो फाउंड किया गया 2020 में। उसके बाद उनने दुनिया की 20 कंट्रीज़ में उन्होंने काम शुरू किया, और पाकिस्तान में उन्होंने अभी जैसे उन्होंने स्टडी की इन तीनों के साथ, तीनों ने मिल के, तो एक बहुत अजीब सी चीज़ पाई गई कि जो हम अदरक जिसको हल्दी जो है वो हम बेचते हैं, उसमें सीसा की मिक्सिंग की गई है, डिप करके उसको मिलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक्चुअल असल हल्दी, जी, ये ठीक है, ये ली ये और ये शीशे में डुबा दी, ये हाँ, ये डुबा दी और ये हो डुबा गई। दी, और जब ये डुबाई तो ये डूबने के बाद ये ऐसी हो गई, ऐसी हो गई। इस रंग की हो गई जी। और हम तो यही खरीदते हैं। ये जी वही मैं यही कह रहा हम था। कहते हैं ये तो सड़ी हुई लग रही है, हाँ। पता नहीं क्या है, ये छोड़ हम तो ये पीली खरीद रहे पीली हैं खरीदते हैं हम, रंग देख के कहते हैं कि ये ताज़ा लग रही है, और ये शीशे में। वही हम कहते हैं ना कि ऑल भीगी दैट हुई। ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। नहीं तो आप मुझे बताएं कि ये तो फिर अगर ये शीशे में भिगोते हैं जी। तो ये तो इसकी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो तो सारे खत्म। ओ यस, इसके तो बेनिफिट्स, तो इसके जो लेड के नुकसान आते हैं हाँ। वो वरपार करते हैं। अब लेड के जो करते क्यों हैं लोग ऐसे, इससे ये क्या इस वजह फायदा से है? करते हैं, थोड़ा सा वजन बढ़ता है, ओके, ठीक है। हाँ। और इसमें रंगत में की वजह से लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि आप भी खुद यही लेती हैं, हाँ हमें तो पता ही नहीं। तो जाहिर है हमारे जो 70% से ज़्यादा आबादी है जिनको ये पता नहीं है, हाँ। तो वो तो ये रेड इसको येलो को, ब्राइट येलो को जो है ना ओरिजिनल समझ कर खरीदते हाँ। हैं, और इसी में ही वो धोखा खा जाते हैं। हालांकि वो सेहत के हिसाब से बच्चों के लिए तो बहुत ख़राब है। बच्चों के लिए जो है हम कहते हैं बीमार है तो दूध में हल्दी मिला के दे दो, और आप सोचे हम ये हल्दी मिला के दे रहे हैं। जी हम ये भाई ये तो और बीमार कर रहे हैं। अक्सर दुल्हनें
दुल्हनें उपटन लगाती हैं, उपटन हल्दी और बेसन से बनता है। बेसन से बनता ये वो हल्दी होती है जिसमें सीसा मिला हुआ है, सीसा मिला। तभी तो बेचारियों को रिएक्शन हो जाता है। जी जी। आप अंदाजा करें कि सीसा पिलाई हुई दीवार कोई मजबूत एक वो ये मिसाल एक देते हैं। अनारकली का एक वो डायलॉग वो था हाँ। ना, सीसा पिलाई हुई दीवार, तो उसमें आप समझें कि कितना ये मजबूत एलिमेंट है कि आप अगर उसको बॉडी में लेते हैं एज सच, हाँ। तो उसके बहुत से नुकसान आते हैं। कार्डियो जैसे क्या क्या नुकसान खास करके बच्चों में खास करके कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती हैं, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होती है दिमागी तौर पर उस पर असरअंदाज करती है, बिहेवियरल जो है उस पर असर, और सबसे बड़ा किडनी को डैमेज करती है। और ये मैं आपको बताऊं कि इसकी जो हम पॉपुलेशन 47 मिलियन बच्चे मुतासर हो रहे हैं इससे, यानी 4 करोड़ 70 लाख बच्चे इससे मुतासर होते हैं। और उनकी सेहत पर अगर हम रिहेबिलिटेशन पर काम करते हैं तो एटलीस्ट $38 बिलियन पाकिस्तान की जो 8% GDP का हिस्सा है वो खर्च होता है। अच्छा आप देखें, हम क्या कहते हैं पिसा हुआ ना लें, साबुत लें तो अपने खुद ही पीसें। हाँ। तो हम अगर ये नहीं लें, मतलब तो क्या हम पिसा हुआ खरीदें अगर जाकर, जी तो क्या उसमें चांसेस कम हैं? देखें, जो हमने स्टडी की ना उसमें हमने फ़िलहाल कराची में, बनारस और जूड़िया मार्केट से हमने सैंपल लिए, 68 सैंपल्स हमने वहाँ पे लिए। सिंध फूड अथॉरिटी जो हमारा जो मेन मकसद काम है तो वो है फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन, कि हम इतना करें कि एक आम शहरी को फूड सेफ्टी और हाइजीन के बारे में आगाही हो। मुख्तलिफ़ औकात पे मुख्तलिफ हम कैंपेन्स चलाते रहते हैं, जैसे दूध की कैंपेन चलाई, पानी की कैंपेन चलाई, और हमारे मिनिस्टर साहब का तो बहुत ही इस पर वो है कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मखदूम जो है हमारे जो है जो मिनिस्टर हैं मखदूम साहब, तो मखदूम महबूब जमान, तो वो हैं हमारे DG साहब हैं शहजाद फजल अब्बासी साहब, तो वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम क्वालिटी पे तो कम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप हमने बहुत सी चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये हम दुश्मनी अपने साथ दुश्मनी है वो हम नहीं कर सकते। तो इस पर हमने कुछ इदारों ने मिलकर हमने एक तहकीक की। पहले हमने अपना पर्सनल जो हमारे स्टाफ है उसको हमने ट्रेन किया कि भाई आपको कैसे पता चले कौन सी SOPs हैं जिस पर आपने काम करना है, और उनको हमने ट्रेन करके फिर हम इनको मार्केट में लेके गए। मार्केट में हमने एक एज अजनबी होकर हमने सैंपल लिए, जैसे टावर मार्केट कराची हैदराबाद की टावर मार्केट है और बनारस है, यहाँ की जूड़िया मार्केट है, वहाँ से हमने टोटल मिला के 99 सैंपल्स लिए थे। तो इट्स एस्टॉनिशिंग टू हियर कि उसमें जो लेड पाई गई वो 5073 माइक्रोग्राम पर ग्राम के हिसाब से पाई गई, जो 1000 टाइम्स ज़्यादा है। हालांकि देयर इज़ नो सेफ हेवन के तो इसका मतलब आपको लगता है कि वो जो पाउडर्ड हल्दी है वो थोड़ी बेहतर है इसके मुकाबले में? मे बी कि लेकिन जो ये आपका कंपैरिजन है, जो आपकी लेकिन research है। कंपैरिजन ये होना चाहिए कि आप साबित हल्दी ये ऐसी लें, वाली लें ना, ये इसका वाली लें। ये जो देखें, अगर इसका अगर मैं आपको ये थोड़ा सा अगर आप ये करें तो ये अगर आप ये कर दें तो आपका ये रंग जो है क्लोज जाएं जरा कैमरामैन। वो ये है, ये पीला रंग इस पे कपड़े पे आ गया। हाँ। अब इतना ये वो होता है कि अब हाथों को अगर आप टिश्यू पेपर से भी साफ करेंगी तो भी नहीं नहीं होता, हो रहा। हाँ, ठीक है ना। तो ये इस तो वजह असल से हल्दी में ऐसा नहीं होता। असली हेल्दी में ये नहीं होता, ये तो नुकसानदेह है ना, ये तो बिल्कुल एक डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। हम तो लाइक वो जो चुटकी अगर हल्दी की हमने उठाई और सालन में डाली है तो हमारे हाथ में रह जाता है वो जी, जो बिल्कुल कलर, वही। तो वो सही नहीं है। नहीं सही है, क्योंकि आप हाथों को फिर मुंह पे भी जाते हैं, नवाला लेते हैं, कुल्ली करते हैं, तो वो चीज़ इसका मतलब वो ओरिजिनल ही नहीं है Original ना, नहीं है वो ना। जो पीला आपका रंग छोड़ रहा है, अच्छा, आपके उसमें हाथों से आप निकाल ही जो नहीं रहा। इंजेस्ट कर रही हैं वो हल्दी नहीं है, वो तो कलर ही आप ले रही हैं ना। आपके हाथ में कलर आ गया तो वो कलर ही आ गया, तो वो कलर वेरी डेंजरस। वो अब इस पर हमने एक लाएमल किया। हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं PSQCA के, सिंध फूड अथॉरिटी एक रेगुलेटरी बॉडी है, इन्फोर्समेंट अदारा है। कानून जो है वो बनता है, उसकी रेगुलेशंस जो होती हैं वो हम कराते हैं। अब PSQCA के स्टैंडर्ड्स वो बनाते हैं, हम उस पर रेगुलराइज करते हैं। अब 2021 के जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, उसके हिसाब से हमने इस पर जो काम किया। 99 मैंने बताया था कि इस पर सैंपल्स लिए। उसके बाद हमने फिर आगाही का एक वो शुरू किया कि भाई कम से कम हम अपने जो ताजर बरादरी है
हम उनको आगे देते हैं। ठीक है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो पहले स्टेज पर क्या पता उनको पता ही ना हो। पता ही ना हो। हाँ। तो हमने एक ब्रोशर वो किया, डेवलप किया। अच्छा। और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, स्ट्रीट्स में लगाए, मार्केट्स में लगाए, उसकी पूरी हमने कैंपेन चलाई, हमारी टीमें हमने तैयार की। वो जा के बताती वो जा रहीं के सब हम जगह। बता भी रहे थे, और उनकी वो मार्केट में हम चश्मा भी कर रहे थे, ताकि हो सकता है कोई ख़रीदार जो है, एक आम क्लाइंट, वो आके इसको लेता है, पढ़ता है, तो उसको कम से कम ये थोड़ा आगाही होगी। अगर इसको थोड़ा सा अगर क्लोज करके ये लें तो ये इस किस्म के पोस्टर्स हमने चश्मा किए थे, कुछ बैनर्स लगाए, कुछ हमने जो ज़रूरी ऐलानात होते हैं जिस तरह मार्केट में और जाकर आपने अब यहाँ पे भी ऐलान कर दिया। यहाँ पे आके। भी हमने ऐलान कर दिया हाँ। कि अब अच्छा, इसका दूसरा ये कि मैं अभी दूसरी कंज्यूमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि पूरे एक फ़कत गवर्नमेंट का इदारा जो है वो अपना वो कानून जमाने की कोशिश करे या इन्फोर्स और करने की कोशिश करे, लेकिन आम क्लाइंट और कंज्यूमर जो है, जो ख़रीदने वाला है, उसको आप आगाही दें। और देखिए ना, एक को पता चलेगा, जाके दुकान वाले को डांट के आए कि आप क्या बेच रहे हैं, तो फिर वो दुकान वाले को भी अवेयरनेस आएगी, तो कोई एक भी आवाज़ उठा लेगा ना किसी मोहल्ले में, जी बिल्कुल ऐसे तो ही। बहुत सारे लोग ये बच जाएंगे। यहाँ पे आने का मकसद भी यही था कि एक कंज्यूमर को हम आगाही दें कि इसका जो है एक गलत क्या है। डिफरेंशिएट करें कि कौन सी गलत है हल्दी, कौन सी सही है। तो ये तो बड़ा अच्छा आपने बताया। और उसके बाद हमने फिर इसका फॉलोअप मैसेज जब हमने रिवाइज किया, फॉलोअप सर्वे किया, तो उसमें हमने 30% इम्प्रूवमेंट लेकर। ठीक है। तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि 30% इम्प्रूवमेंट से ये होगा कि वो जो 1000 टाइम्स उसका वो वैल्यू ग्रेटर था, उससे हमने 30% रिड्यूस कर दिया। और अभी भी हम इस पर काम कर रहे हैं, और होपफुली इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों की से हिस्सेदारी से, क्योंकि ये आप कंज्यूमर का भी हिस्सा है और हमारा भी हिस्सा है, तो इंशाल्लाह ताला ये को। बहुत शुक्रिया आपका। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस, अच्छी वाली चेंजेस इस शो के देखने के बाद आ जाएंगी, या नहीं आई तो बाद में आ जाएंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।